अध्याय 171। कोई भी जादुई उपकरण चुने। सुबह सुबह ही डीन जियो मो फैन को खुशखबरी सुना चुके थे और उन्होंने मो फैन से अपने पुरस्कार प्राप्त करने के लिए उनके साथ आने को कहा था। जब वे उस पुस्तकालय में पहुंचे जो एक विशाल पुस्तक के समान दिखता था, तो मो फैन को सबसे ऊपरी मंजिल पर ले जाया गया, जहां संस्थान के किसी अन्य छात्र को प्रवेश की अनुमति नहीं थी। जैसे ही वे सबसे ऊपरी मंजिल पर पहुंचे, डीन जियो अपने हाथों को पीछे करके खड़े हो गए और खिड़कियों से पर्ल इंस्टीट्यूशन के आसपास के वातावरण को देखने लगे। डीन जियो, जब मो फैन बैठक कक्ष में दाखिल हुआ, तो उसने देखा कि डीन शियाओ अकेले खड़े हैं। बैठक कक्ष के एकाकी लेकिन थोड़े गंभीर माहौल से मो फैन समझ गया कि डीन शियाओ किसी और बात को लेकर चिंतित है। डीन जियो ने पीछे मुड़कर देखा, उनके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी। मुझे पता था कि परीक्षा के दौरान तुम कुछ और गुप्त चालें चल रहे थे। हालांकि मुझे नहीं पता कि तुमने मो नुजियाओ की कुशलता से कैसे बचाव किया, लेकिन मुझे कुछ काला जादू महसूस हुआ। डीन शियाओ ने मुस्कुराते हुए कहा। यह कोई राज नहीं है। अगर डीन शियाओ ने वो शहर में मेरे बैकग्राउंड की जांच की होती, तो आपको सारे जवाब मिल जाते, मो फैन ने लापरवाही से जवाब दिया। उस समय हाई स्कूल की परीक्षा में मो फैन को जन्मजात द्वितत्व प्रतिभा वाला घोषित करने का विचार प्रधानाचार्य जू का था। हालांकि जब वो शहर में आपदा आए, तो किसी के पास इस मामले पर ध्यान देने का समय नहीं बचा, खासकर जब प्रधानाचार्य जू की मृत्यु हो गई। लेकिन अगर डीन जियो वाकई इस मामले पर गहराई से विचार करना चाहते थे, तो उन्हें बस कुछ लोगों को वो शहर में रहने वाले लोगों से पूछने के लिए भेजना था, और उन्हें वे सभी जवाब मिल जाते जिनकी उन्हें जरूरत थी। इसकी कोई जरूरत नहीं है। एक दिन तुम खुद ही अपने सारे राज खोल दोगे। चलो अब मुख्य मुद्दे पर आते हैं, ठीक है? डीन शियाओ ने कहा। बेशक, मो फैन ने हाथ मलते हुए जवाब दिया। वाह, नए छात्रों के लिए इतने सारे संसाधन। जरा सोचिए, इन संसाधनों की कीमत कितनी होगी। शायद वो शंघाई में एक आलीशान बंगला खरीद सकता था। ये संसाधन अलग अलग कक्षाओं के अलग अलग छात्रों को दिए जाने थे और हमें इन्हें ऐसे संसाधनों में बदलना था जिनका आप उपयोग कर सकें। इसलिए हमने कुछ ऐसे संसाधनों को, जिनका आप उपयोग नहीं कर पा रहे थे, ऐसे संसाधनों में बदल दिया जिनसे आपको लाभ मिल सके, डीन जियो ने समझाया। मो फैन इस कार्रवाई के पीछे का कारण समझ गया। उसने सिर हिलाया और कहा, जब तक मुझसे वादा किए गए सभी संसाधन पूरी तरह से मिल जाते हैं। अगर उन संसाधनों को किसी ऐसी चीज में परिवर्तित नहीं किया जाता जिसका मो फैन उपयोग कर सके, तो वे उसके लिए केवल बेकार कचरा ही होते। इसलिए, जैसा कि डीन शियाओ ने कहा, वे संसाधनों की कुल मात्रा और उनके मूल्य का केवल अनुमान ही लगा सकते हैं, इससे पहले कि वे इन संसाधनों को किसी ऐसी चीज में परिवर्तित करें जिसका उपयोग मो फैन कर सके। मुझे पता है कि तुम्हारे पास अच्छे जादुई उपकरण बहुत कम है, इसलिए ये कुछ उच्च श्रेणी के जादुई उपकरण हैं जो मध्यम स्तर के जादूगरों की लड़ाइयों के लिए उपयुक्त है। तुम इनमें से केवल एक ही चुन सकते हो, डीन शियाओ ने अपनी आस्तीन लहराते हुए कहा, और मेज पर कुछ छोटे आकार के जादुई उपकरण प्रकट हो गए, जो चुपचाप मो फैन के उनमें से एक को चुनने का इंतजार कर रहे थे। मध्यम स्तर के जादुई उपकरण, वे तो काफी महंगे होंगे, उसने उत्साह से कहा। इन जादुई वस्तुओं का मूल्य पूरी तरह से इनका उपयोग करने वालों पर निर्भर करता है, लेकिन अगर आप इन्हें बिक्री के लिए रखें, तो यहां मौजूद हर एक जादुई वस्तु की कीमत कम से कम इतनी होगी। डीन शियाओ ने हथेली फैलाते हुए हाथ ऊपर उठाते हुए समझाया। 50,000? मो फैन ने पूछा। डीन जियो ने सिर हिलाकर उनके जवाब को तुरंत खारिज कर दिया। 5 लाख? मो फैन ने आश्चर्यचकित होकर पूछा। हमारा संस्थान हर साल छात्रों के संसाधनों पर काफी पैसा खर्च करता है। इन संसाधनों का कुछ हिस्सा हमारे स्कूलों से स्नातक हो चुके उत्कृष्ट छात्रों द्वारा दान किया जाता है, कुछ हिस्सा हमारे संस्थान द्वारा वित्त पोषित होता है। हालांकि हम आपको केवल संस्थान द्वारा वित्त पोषित सार्वजनिक संसाधन ही देंगे, डीन जियो ने समझाया। एक बार फिर सिर हिलाते हुए मो फैन ने सहमति व्यक्त की, ये समझते हुए कि पर्ल संस्थान के उत्कृष्ट स्नातकों द्वारा दान किए गए संसाधन उन कनिष्ठों को दिए गए पुरस्कार और दंड का हिस्सा थे जिन्होंने प्रतियोगिता में भाग नहीं लिया था। अब इन जादुई वस्तुओं में से एक को चुनो और तुम्हें बाद में वादा किए गए संसाधन प्राप्त होंगे, डीन जियो ने उसे निर्देश दिया। मो फैन की आंखों में पहले से ही छोटे छोटे तारे टिमटिमा रहे थे। धिक्कार है, $5 लाख के एक मध्यम स्तर के जादुई उपकरण और अन्य पुरस्कारों के साथ, अगर मुझे पता होता कि इतना कुछ शामिल है, तो मैं मो नुजियाओ को हराने के लिए पूरी ताकत लगा देता, चाहे मुझे अपनी अग्नि शक्ति का प्रदर्शन ही क्यों न करना पड़े। क्या आप मुझे समझा सकते हैं कि ये चीजें क्या कर सकती हैं? मुझे जादुई उपकरणों के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता। ये तो कुछ ऐसी विलासितापूर्ण वस्तुएं हैं जिनसे केवल अमीर लोग ही खेल सकते हैं, मुझ जैसे गरीब लोग नहीं।
मो फैन ने उत्सुकता से पूछा। बिल्कुल, तुम्हारे हाथ के पास जो है वही है रक्त ताबी। ये लॉन्ग प्लेन पर्वतों में पाए जाने वाले रक्त दानव की खूनी हड्डियों से बनी है। इसे धारण करने पर जादूगर को रक्त दानवों की असाधारण दौड़ने की क्षमता प्राप्त हो जाएगी, जो पवन पथ ड्रिफ्टिंग शेडोज से भी कहीं अधिक है। इसके अलावा जब भी इस ताबी को रक्त दानव के सार से आवेशित किया जाएगा तो यह इतनी शक्ति उत्पन्न कर सकेगी कि एक पहाड़ को भी चूर चूर कर दे। डीन शियाओ ने इस क्षेत्र में एक विशेषज्ञ की तरह समझाते हुए कहा। आक्रामक क्षमता, शानदार, मो फैन ने कहा। फिर मो फैन को युआन के साथ हुई अपनी लड़ाई याद आ गई। उसने उस लड़ाई में जादुई जूतों का इस्तेमाल किया था। अगर मो फैन गलत नहीं था तो उसे अभी भी याद था कि युआन के जादुई जूते युआन को केवल एक बार ही बचाव का दांव खेलने की अनुमति देते थे, जो ब्लड ताबी के स्तर के आसपास भी नहीं था। ये कैसा है? ये कवच जैसा दिखता है, मो फैन ने बीच में रखी वस्तु की ओर इशारा करते हुए पूछा। हाँ, ये जादुई कवच है। कवच और ढाल जैसे जादुई उपकरणों में सबसे बड़ा अंतर यह है कि ढाल की रक्षा निष्क्रिय होती है। जादुई ढाल को सक्रिय करने के लिए जादूगर को उसे सक्रिय करना पड़ता है, जो जादुई कवच से बिल्कुल अलग है। जादुई कवच इतना मजबूत होता है कि जादूगर इसे पहनकर ही अपनी रक्षा के लिए सक्रिय कर सकता है। ये जादुई ढालों की तरह हमलों को पूरी तरह से नहीं रोक सकता, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से यह हमारी सहनशक्ति को बहुत बढ़ा देता है। हर स्तर पर जादूगरों का शरीर कमजोर होता है, इसलिए जादुई कवच उनके लिए जीवन रक्षक सुरक्षा कवच का काम करता है। इस जादुई कवच को जेड स्केल मेल कहा जाता है। यह अपने लचीलेपन के लिए जाना जाता है, इसलिए जब पवन तत्व के जादूगर इसे पहनते हैं तब भी उनकी गतिशीलता पर कोई असर नहीं पड़ता। साथ ही यह इसकी खामियों को भी उजागर करता है। इस कवच की रक्षा अन्य जादुई कवचों की तुलना में कमजोर है, जिससे किसी भी जोरदार प्रहार या विनाशकारी शक्ति का सीधा सामना करना मुश्किल हो जाता है, डीन शियाओ ने समझाया। क्या आप कह रहे हैं कि इस प्रकार का जादुई कवच अन्य जादुई उपकरणों में से सबसे खराब विकल्पों में से एक होना चाहिए? मो फैन ने पूछा। बिल्कुल सही। जादुई कवच हमेशा महंगा होता है। ये स्टारडस्ट मैजिक टूल्स से बस थोड़ा ही सस्ता है। यह जेड स्केल मेल केवल मिनियन क्लास राक्षसों के हमलों को ही झेल पाएगा, लेकिन योद्धा क्लास राक्षसों या किसी भी मध्यवर्ती स्तर के जादू के हमलों के सामने ये ज्यादा से ज्यादा इसे पहनने वाले जादूगर को मरने से बचा पाएगा, डीन शियाओ ने जवाब दिया। जादुई कवच का उपयोग करना बहुत उपयोगी हो सकता है क्योंकि जादूगर इसे पूरे युद्ध के दौरान पहन सकते हैं, लेकिन मो फैन के मामले में उनकी कमजोर रक्षात्मक क्षमता कम उपयोगी साबित होगी। जादुई कवच बहुत महंगा है। मेरा सुझाव है कि भविष्य में जब आप सक्षम हो तो अपने लिए अधिक उपयुक्त जादुई कवच खोजें। अब आइए इस जादुई तलवार को देखें। इसका नाम ब्लैक क्लीवर है। सक्रिय होने पर यह एक ब्लैकबर्ड के अगले पंजे का रूप धारण कर लेगी और 2 विकसित होते राक्षसों के संयुक्त हमले के बराबर शक्ति का विंड डिस्क श्रेडिंग छोड़ेगी, डीन शियाओ ने समझाया। डीन शियाओ की व्याख्या सुनने के बाद मो फैन ने कुछ देर सोचा और महसूस किया कि अग्नि और बिजली तत्वों से युक्त होने के कारण, जो आक्रमण शक्ति के मामले में 2 सबसे शक्तिशाली तत्व है, उसमें आक्रमण शक्ति की कोई कमी नहीं है। इसलिए उसने सोचा कि यह काला क्लीवर उन जादूगरों के लिए अधिक उपयुक्त होगा जिनमें आक्रमण शक्ति की कमी है। सच कहें तो मो फैन को कई मायनों में इन सभी जादुई उपकरणों की वास्तव में जरूरत थी। आखिरकार अगर उसके पास ये सब होता तो उसकी युद्ध शक्ति एक अलग ही स्तर पर बढ़ जाती। विभिन्न प्रकार के जादुई उपकरण उसके लड़ने के तरीके को बदल सकते थे, जिससे उसे अधिक लचीलापन और विकल्प मिलते। हालांकि अगर उसे किसी एक को चुनना होता तो मो फैन का मानना था कि ब्लड ताबी उसके लिए जादू का एक बेहतर उपकरण था। हालांकि उसने स्थिति निर्धारण का जादू सीख लिया था, फिर भी छाया तत्व का वह जादू जो मो फैन को स्वतंत्र रूप से घूमने की शक्ति देता था, अजेय नहीं था। पवन और पृथ्वी तत्व के जादू के विपरीत, जो उपयोगकर्ताओं को किसी भी समय और कहीं भी स्वतंत्र रूप से घूमने की अनुमति देते थे, छाया तत्व का जादू तब तक बेकार था जब तक आसपास कोई छाया न हो। छाया के बिना छाया तत्व की जादुई शक्ति पूरी तरह से बेकार हो गई थी। शुरुआत में मो फैन की रक्षात्मक क्षमता सबसे कमजोर थी, लेकिन ये जादुई कवच तो बिल्कुल ही बेकार था। इसलिए उससे लगा कि जादुई जूते उसके लिए कहीं बेहतर होंगे, क्योंकि जीवन बचाने के लिए एक और कारगर तरकीब होना हमेशा अच्छा होता है। चूंकि आप शेष जादुई उपकरणों पर विचार नहीं कर रहे हैं, इसलिए अब आप इस ब्लड ताबी को अपनी आत्मिक शक्ति से चिन्हित कर सकते हैं, डीन जियो ने उससे कहा। पल भर में मो फैन ने रक्त ताबी को अपनी आत्मा से जोड़ लिया। बस एक क्षण के लिए ध्यान केंद्रित करते ही रक्त ताबी तुरंत उसके पैरों पर प्रकट हो गया और उसे रक्त राक्षस की शक्ति प्रदान कर दी।
धन्यवाद। डीन शियाओ मोफैन ने उच्च श्रेणी की जादुई वस्तु प्राप्त करने के बाद कृतज्ञता और आत्मविश्वास से कहा, आपको मुझे धन्यवाद देने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपने इसे स्वयं अर्जित किया है। अब आपकी साधना के लिए संसाधन, डीन शियाओ ने उत्तर दिया। जब तक मुझे कोई स्टारडस्ट मैजिक टूल नहीं दिया जाता, कृपया मेरे लिए कुछ और रूप धारण कर लें, मोफैन ने तुरंत जवाब दिया। जब साधना के जादुई उपकरणों की बात आती थी तो मोफैन के उस छोटे लोच पेंडेंट की तुलना में शायद ही कुछ और हो सकता था जिसने भूमिगत पवित्र झरने के पानी को सोख लिया था। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं जिस संसाधन की बात कर रहा हूं वह उन उत्कृष्ट व्यक्तियों या संस्था में योगदान देने वालों को ही दिया जाता है। हमें वास्तव में यह नहीं पता कि हम किस आधार पर सभी सार्वजनिक संसाधन आपको हस्तांतरित करेंगे। इसीलिए हमने मुख्यालय से विशेष रूप से अनुरोध किया है कि आपके लिए त्रिचरणीय टावर खोला जाए ताकि आप उसमें साधना कर सकें, डीन शियाओ ने कहा। मो फैन ने इसके बारे में पहले कभी नहीं सुना था, इसलिए वह बस खालीपन से पूछ सका, 3 सीढ़ी वाला टावर। हालांकि उनका सवाल अनसुना कर दिया गया क्योंकि डीन जियो ने उनके सवाल का जवाब दिए बिना केवल मुस्कुरा दिया। पूरे देश के कई स्कूलों और संस्थानों में पल इंस्टीट्यूशन के इतने वर्षों तक शीर्ष पर बने रहने का कारण थरी सटेप टावर से गहराई से जुड़ा हुआ था। 3 सीढ़ीनुमा मीनार को एक ऐसी जगह के रूप में वर्णित किया जा सकता है जहां मुख्य संस्थान के प्रत्येक मध्यवर्ती स्तर के जादूगर छात्र इसे पाने के लिए जी जान से लड़ते थे। नए छात्र 3 सीढ़ीनुमा मीनार में प्रवेश करने के अधिकार के लिए लड़ने के योग्य नहीं थे और मो फैन उनमें से पहले छात्रों में से एक था। यह एक दुर्लभ अवसर है, आपको इसे हल्के में नहीं लेना चाहिए, डीन जियो ने गंभीरता से कहा। मो फैन ने गंभीर भाव से सिर हिलाया। उसे पूरा विश्वास था कि डीन शियाओ जिस 3 सीढ़ी वाले टावर की बात कर रहे थे वह शायद भूमिगत पवित्र झरने से कमतर नहीं बल्कि एक पवित्र साधना स्थल था। अगर भूमिगत पवित्र जलप्रपात न होता तो मो फैन को मध्यवर्ती स्तर तक पहुंचने में अभी कुछ और साल लग जाते। अगर उसे इस पवित्र साधना स्थल में साधना करने का मौका मिल जाए तो उसकी शक्ति में बहुत सुधार हो सकता है। धन्यवाद, मो फैन ने ईमानदारी से कहा। अगर अनुमति हो तो मैं आपको एक छोटा सा सुझाव देना चाहूंगा। लोग 3 सीढ़ीनुमा मीनार में केवल कुछ ही बार प्रवेश कर पाते हैं। मुख्य संस्थान के कई मध्यस्तरीय जादूगरों को तो 3 सीढ़ीनुमा मीनार में प्रवेश करने का मौका ही नहीं मिला, तो सोचिए कि मीनार में प्रवेश करने का मौका पाना कितना मुश्किल है। आपको मीनार में प्रवेश करने के लिए अपने लिए उपयुक्त समय चुनना चाहिए। कम से कम मेरी राय में आप अभी भी मीनार में प्रवेश करने के लिए तैयार नहीं हैं। अगर आप अभी मीनार में प्रवेश करते हैं तो आपको केवल न्यूनतम लाभ ही मिलेंगे, डीन शियाओ ने सलाह दी। डीन शियाओ सही थे। मो फैन अग्नि और बिजली दोनों तत्वों में मध्यवर्ती स्तर पर पहुंच चुका था। उसे अभी भी अपनी वर्तमान शक्ति को मजबूत और निपुण बनाना था। स्टार ईटलस को संभालने में वह मू नुजियाओ के स्तर से कहीं कमतर था। जहां तक उसके समनिंग और शैडो एलिमेंट की बात है, मो फैन अपने स्टारडस्ट में उन्हें केवल तीसरे स्तर तक ही बढ़ा पाया था और उच्चतर स्तर के स्टार क्लाउड तक पहुंचने के लिए अभी काफी लंबा रास्ता तय करना बाकी था। अगर वह अभी साधना के पवित्र स्थल के माध्यम से खुद को मजबूत करने की कोशिश करता है तो अपनी ताकत को उच्च स्तर तक बढ़ाने का प्रयास बहुत ही व्यर्थ होगा और ऐसा करके वह केवल एक अनमोल अवसर को बर्बाद करेगा। मो फैन डीन शियाओ की बात को अच्छी तरह समझ गया था। डीन शियाओ चाहता था कि वह 3 सीढ़ीदार टावर में प्रवेश करने के लिए उपयुक्त समय की प्रतीक्षा करे और ऐसा करने से ही मो फैन साधना के पवित्र स्थल के प्रभाव का पूरी तरह से उपयोग कर पाएगा। इसके अलावा लिटिल लोच पेंडेंट के प्रवर्धन के साथ शुरुआती स्तरों को कुछ ही समय में आसानी से प्राप्त किया जा सकता था, इसलिए उसे इस तरह के कीमती अवसर को बर्बाद करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। अगला चरण वॉरियर श्रेणी के राक्षस का स्पिरिट ब्लड होगा, जो आपके स्पिरिट वुल्फ के वॉरियर श्रेणी में विकसित होने में जबरदस्त शक्ति प्रदान करेगा। हालांकि ये सब आपके समन किए गए जीव के विकास में सहायता मात्र है। अंततः वह अगले स्तर पर पहुंचेगा या नहीं, यह उस पर ही निर्भर करता है। याद रखें, आपकी ही तरह आपका समन किया गया जीव भी कुछ समय पहले ही अपने वर्तमान स्तर पर पहुंचा है और उसकी नींव अभी उतनी मजबूत नहीं है। प्रकृति के अपने नियम हैं और यह बात राक्षसों में विशेष रूप से स्पष्ट है। उच्च स्तरीय रक्तवंश वाले राक्षस हमेशा अधिक बुद्धिमान, अधिक क्रूर और अधिक शक्तिशाली होते हैं, लेकिन उनकी प्रजनन क्षमता कमजोर होती है, इसलिए उनकी संख्या कम होती है। निम्न स्तरीय रक्तवंश वाले राक्षस अपेक्षाकृत कमजोर होते हैं, लेकिन वे अक्सर झुंड में प्रजनन करते हैं, इसलिए आसानी से मिल जाते हैं। यदि कमजोर रक्तवंश वाले राक्षस अपनी विरासत की सीमाओं को तोड़ने का प्रयास करते हैं, प्रकृति के नियमों का उल्लंघन करते हैं और असफल हो जाते हैं,
तो वे मिट्टी में मिल जाएंगे, डीन शियाओ ने उसे गंभीरता से याद दिलाया। मो फैन ने सिर हिलाकर यह संकेत दिया कि वह समझ गया है। चाहे मनुष्य हो या राक्षस, साधना का मार्ग कठिनाइयों से भरा हुआ था। उदाहरण के लिए, जब मो फैन ने अगले स्तर पर जाने की कोशिश की तो उसकी मानसिक शक्ति के प्रतिरोध के कारण उसका दिमाग लगभग फट गया। राक्षसों के विकास के मामले में भी यही स्थिति थी। यदि उनका शरीर और मन पर्याप्त रूप से मजबूत नहीं होते तो वे सब मर जाते, क्योंकि वे जो कर रहे थे वह श्रेष्ठ वंश प्राप्त करने के लिए अपनी वंश परंपरा को त्यागने का प्रयास था। ये कार्ड अपने पास रखो, इसमें $20 लाख हैं। ये प्रतियोगिता जीतने का तुम्हारा इनाम है। सार्वजनिक संसाधनों में से कुछ नकद राशि मैंने इस कार्ड में डाली है। ये सब तुम्हारे हैं, डीन शियाओ ने मो फैन को कार्ड सौंपते हुए कहा। मो फैन का मुंह खुला का खुला रह गया। 2 लाख! हे भगवान, ये संस्था तो वाकई बहुत उदार है। उसे अभी जो राशि दी गई है वह लॉटरी में जैकपॉट जीतने के बराबर है। मैं अमीर हूँ। मो फैन के चेहरे पर अपार खुशी देखकर डीन शियाओ, जो इस बात से चिंतित थे कि मो फैन अचानक मिली दौलत में बहक न जाए, ने उसे चेतावनी दी, हम जादूगरों के लिए पैसा कुछ भी नहीं है। जादू के मार्ग पर और भी ऊंची उपलब्धियां हासिल करने के लिए कुछ मिलियन तो कुछ भी नहीं है। एक बार जब आप उन्नत स्तर पर पहुंच जाएंगे तो आपको इससे भी अधिक की आवश्यकता हो सकती है। जादूगर बनने का मार्ग जीवन भर का मार्ग है जिसके लिए अपार धन की आवश्यकता होती है। वो शहर की त्रासदी के बाद मुझे विश्वास है कि अब आप एक सच्चे जादूगर के दायित्वों और इस दुनिया में हम मनुष्यों की स्थिति को गहराई से समझ चुके हैं। चिंता मत करो, डीन शियाओ। मैं, मो फैन, केवल एक मध्यवर्ती स्तर का जादूगर बनकर संतुष्ट नहीं रहूंगा। अच्छा, तो मुझे उम्मीद है कि अगर वो शहर की त्रासदी से भी बड़ी कोई विनाशकारी घटना घटती है तो आप योगदान दे पाएंगे, डीन शियाओ ने उत्तर दिया। तो फिर डीन शियाओ, क्या मैं पूछ सकता हूं कि विंड मैजिक इक्विपमेंट की कीमत कितनी है? मो फैन ने उत्सुकता से पूछा। कम से कम इतनी रकम तो चाहिए ही, और इस पर कोई मोलभाव नहीं होगा, डीन जियो ने एक उंगली उठाते हुए जवाब दिया। पुस्तकालय से निकलते समय मो फैन बहुत अच्छा महसूस कर रहा था। हालांकि उनके अंतिम लक्ष्य तक पहुंचने में अभी काफी लंबा रास्ता तय करना बाकी था, लेकिन प्रतियोगिता जीतने से उन्हें पहले ही काफी लाभ मिल चुका था। डीन जियो को स्पष्ट रूप से पता था कि मो फैन को क्या चाहिए, इसलिए संसाधनों का एक हिस्सा मो फैन के लिए फायदेमंद चीज में परिवर्तित कर दिया गया ताकि वह मजबूत हो सके। एक बार मो फैन ताकतवर हो जाए तो उसे पैसों की कमी का डर नहीं रहेगा, क्योंकि पैसा अपने आप आता रहेगा। जैसा कि डीन शियाओ ने अभी बताया, एक बार जब वह ऊंचे पदों पर पहुंच जाएगा तो सब लोग लाखों से कहीं ज्यादा पैसों की बात करेंगे। मेरी अग्नि अब गुलाब अग्नि है, जिसकी बाजार में कीमत 20 मिलियन से अधिक है। स्कूल से मिले 2 मिलियन RMB तो स्पिरिट ग्रेड लाइटनिंग सीड खरीदने के लिए बिल्कुल भी पर्याप्त नहीं है, और लाइटनिंग सीड तो उससे कहीं ज्यादा महंगी है। शायद मुझे इस पैसे का इस्तेमाल अपनी जीवनशैली सुधारने के लिए करना चाहिए, मो फैन ने मन ही मन कहा। अब वह ऐसी जगह नहीं रहना चाहता था जहां आसपास कोई लोग न हो, खासकर तब जब शिनशिया का जियांगजे के एक प्रसिद्ध स्कूल में दाखिला हो गया था। उसे चलने फिरने में दिक्कत होती थी, इसलिए उसे उसकी देखभाल के लिए किसी को रखना पड़ा। मो फैन ने तो ये भी योजना बनाई थी कि जब वे अमीर हो जाएंगे तो वह एक महिला अंगरक्षक को काम पर रखेगा ताकि शिनशिया को उसके सौम्य स्वभाव के कारण परेशान न किया जाए। फिलहाल विश्वविद्यालय के नियमों के कारण उसे अन्य नए छात्रों की तरह छात्र छात्रावास में रहना पड़ा। आने वाले वर्षों में जब वह मुख्य संस्थान में प्रवेश करेगा तो उसे रहने के लिए जगह ढूंढनी पड़ेगी। छात्रावासों में रहने वाले सभी लोग भले ही एक दूसरे के जीवन में दखल दिए बिना अपनी अपनी जिंदगी जी रहे हों, लेकिन फिर भी कभी कभी हालात काफी असुविधाजनक हो सकते हैं। जरा झाओ मानयान को ही देख लीजिए, जो हमेशा लड़कियों के साथ संबंध बनाने के लिए बाहर जाता रहता था। स्कूल से होटल और मोटल इतनी दूर थे कि वह लड़कियों को छात्रावास में लाकर उनके साथ एक रात बिताना तो नामुमकिन ही था। डीन जियो ने मो फैन को एक उचित सुझाव भी दिया। साधना में अपना सारा ध्यान लगाना अच्छी बात थी, लेकिन युद्ध में कुछ व्यावहारिक अनुभव के साथ उसकी साधना की गति में काफी तेजी आ जाएगी। डोन फैन परिवार के 4 मध्यवर्ती जादूगरों को युद्ध के अनुभव की कमी के कारण चाओहे के साथ लड़ाई के दौरान घायल होते देखने के बाद मो फैन अब लड़ाई को कहीं अधिक गंभीरता से लेने लगा। आखिर अगर किसी व्यक्ति को लड़ाई के बारे में कुछ पता ही न हो तो उच्च स्तर का या शक्तिशाली जादू हासिल करने का क्या फायदा। परिणामस्वरूप कई विचार विमर्श सत्रों के बाद मो फैन ने फैसला किया कि वह वहीं से शुरुआत करेगा जहां उसने बहुत पहले छोड़ा था। एक बार फिर हंटर मेज बनने का।
स्कूल में वह शायद दूसरे छात्रों को चुनौती देकर अधिक अनुभव प्राप्त कर सकता था, लेकिन यह अपने आप में पर्याप्त नहीं था। दोस्ताना मुकाबला हमेशा दोस्ताना ही रहता था। हर कोई एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा करता था, लेकिन लड़ाई में पूरी ताकत नहीं लगाता था। दोस्ताना मुकाबलों के विपरीत केवल शिकारी जादूगर जैसे लोग ही असली लड़ाई में शामिल होते थे, जहां उनके मारे जाने का खतरा होता था। निरंतर संघर्ष करके अपनी क्षमताओं को निखारकर और बेहतर बनाकर ही कोई व्यक्ति खुद को बेहतर बना सकता था। इससे भी बेहतर हंटर मेज होने से उसे कुछ अतिरिक्त आय भी मिलेगी, और अगर संभव हो तो वह आशा करता था कि उसका बिजली तत्व एक आत्मा बीज में परिवर्तित हो जाएगा। आखिरकार अपनी युद्ध शक्ति को दोगुना करने का प्रलोभन बहुत ही आकर्षक था। मोफान, तुम कहाँ जा रहे हो? मैंने जल तत्व की कुछ लड़कियों को बुलाया है, वे सभी बेहद खूबसूरत है, उनमें से एक तो तुम्हारे टाइप की होगी। मैं एक साथ इतनी सारी लड़कियों से नहीं मिल सकता, मोफान को जाते देख झांग पिंगू ने उसे रोकने के लिए चिल्लाकर कहा। मैं ऊब रहा था, इसलिए मैंने सोचा कि मुझे बाजार जाकर कुछ देखना चाहिए, मोफैन ने जवाब दिया। हालांकि वह जल तत्व की कुछ महिलाओं से मिलना चाहता था, लेकिन उसे बहुत पहले ही समझ आ गया था कि झांग पिंगू के आकर्षण के कारण जिन महिलाओं को वह बुलाता है वे शायद उतनी सुंदर न हो जितना वह दावा करता है। मो फैन ने इसके बजाय हंटर्स यूनियन की ओर जाने का फैसला किया। अगर खूबसूरत झाओ मानयान ने मो फैन को रोका होता तो शायद वह वहीं रुक जाता। हंटर यूनियन लू परिवार के क्षेत्र में स्थित था, जहां कुछ विशाल गुटों ने अपने लिए एक गगनचुंबी इमारत पर कब्जा कर लिया था। जब मो फैन हंटर यूनियन की गगनचुंबी इमारत में पहुंचा तो वह सीधे 50वीं मंजिल की ओर चला गया। हंटर यूनियन का मुख्य हॉल इस पूरी मंजिल पर फैला हुआ था, और यहां आने वाले लोगों की भारी भीड़ को संभालने के लिए कुल 15 लिफ्टों का उपयोग किया जाता था। मुख्य हॉल के चारों ओर तरह तरह की एलसीडी स्क्रीन लगी हुई थीं, जिनमें से प्रत्येक पर शब्द और संख्याएं प्रदर्शित थीं जो हॉल में मौजूद शिकारी जादूगरों को दिए जाने वाले विभिन्न पुरस्कारों को दर्शाती थीं। ये कहा जा सकता है कि शंघाई के हंटर यूनियन में एकत्रित जानकारी सभी हंटर यूनियनों में सबसे बड़ी और व्यापक थी। यहाँ तक कि कुछ विदेशी इनामों की जानकारी भी कभी कभी यहाँ सूचीबद्ध की जाती थी, जिससे शिकारी जादूगर अपनी क्षमताओं और प्राथमिकताओं के अनुसार इनामों का चयन कर सकें। स्कूल में पढ़ रहे एक छात्र होने के कारण उनके लिए जंगल में सक्रिय शिकारी जादूगर बनना असंभव था। उन्हें शहरों के भीतर शिकार करना ज्यादा पसंद था। शंघाई का क्षेत्रफल इतना विशाल था कि यहाँ अनगिनत राक्षस प्रकट होते। ऐसे में छोटे से बो शहर में शहरी कानून प्रवर्तक बनने का क्या फायदा? अगर उन्हें विकल्प मिलता तो वे निश्चित रूप से शंघाई के शहरी कानून प्रवर्तक बनना पसंद करते। इस तरह राक्षसों और दानवों का शिकार करते समय वह न केवल हर तरह की खूबसूरत महिलाओं से मिल सकेगा, बल्कि खुद को भी निखार सकेगा और यहाँ तक कि बड़े इनाम भी कमा सकेगा। तो क्यों नहीं? महाराज, शहर के पशु शिकार दल का सदस्य बनने के लिए आपको पहले अनुभवी शिकारी की उपाधि प्राप्त करनी होगी। वो शहर में आपके अनुभव के आधार पर आपने जो जानकारी दी है, उसके अनुसार शंघाई का शिकारी बनने के लिए आप में अभी भी कुछ कमी है, मोफैन द्वारा चुने गए शिकारी सहायक ने बड़ी कूटनीति से कहा। तो फिर मुझे यह उपाधि कैसे मिलेगी? मोफैन ने पूछा। आपको पर्याप्त असाइनमेंट और कार्य पूरे करने होंगे। हमारे पास एक विशेष विभाग है जो आपके परिणामों को रिकॉर्ड करने और उन्हें योगदान अंकों में परिवर्तित करने में आपकी सहायता करता है। पर्याप्त अंक प्राप्त होने पर आपका पद स्वतः ही पदोन्नत हो जाएगा। बो सिटी में आपके द्वारा दिए गए आंकड़ों के अनुसार आप अभी केवल 785 योगदान अंकों के साथ एक मध्यवर्ती शिकारी हैं। आपको एक कुलीन शिकारी बनने के लिए अभी भी 9215 अंक और प्राप्त करने होंगे। महिला ने कहा। क्या बकवास है? इसका मतलब है कि मैं अभी भी एक नौसिखिया हूं और कानून लागू करने वाले अधिकारी के रूप में योग्य होने के तो दूर दूर तक कोई योग्यता नहीं रखता। मुझे लगता है कि मेरी क्षमताएं अधिक कठिन कार्यों को संभालने में सक्षम हैं। क्या कोई शॉर्टकट है? मो फैन ने पूछा। आपको धीरे धीरे अंक जमा करने होंगे। हंटर यूनियन को अपने ग्राहकों के प्रति जवाबदेह होना चाहिए। हम अयोग्य शिकारियों को उनकी योग्यता से परे कार्य सौंपने की अनुमति नहीं दे सकते, क्योंकि यदि वे असफल होते हैं तो इससे न केवल हमारे ग्राहकों को अधिक परेशानी होगी, बल्कि उन शिकारियों को भी अनावश्यक नुकसान होगा जो उन कार्यों को पूरा करने में सक्षम हैं। सहायक ने उत्तर दिया। ठीक है, ठीक है, मोफेन ने कड़वाहट से हंसते हुए कहा। लगता है उसे लगा था कि सब कुछ आसान है। शहर का प्रवर्तक बनने के लिए उच्च योग्यता की आवश्यकता होती थी। अगर वह अपने मूल लोक की कहावत का इस्तेमाल करे तो शहर का प्रवर्तक बनने के लिए राक्षस शिकार में पीएचडी की आवश्यकता होती थी।
हालांकि क्या मैं आपको किसी निजी शिकार संगठन में शामिल होने का सुझाव दे सकता हूं? सहायक ने सुझाव दिया। निजी शिकार संगठन, आपका क्या मतलब है? हंटर यूनियन प्रसिद्ध शिकार दल या शिकारी प्रशिक्षकों को अपने स्वयं के शिकार संगठन स्थापित करने और ग्राहकों को आकर्षित करने की अनुमति देता है। हालांकि ये निजी संगठन काफी महंगे होते हैं, लेकिन इनकी सफलता दर और दक्षता भी काफी अधिक होती है। मो फैन तुरंत समझ गया कि सहायक का क्या मतलब था। निजी शिकार संगठन ठीक वैसे ही थे जैसे निजी जासूस एजेंसियां जो जरूरतमंदों की सेवा करती थीं। मो फैन के लिए बिल्कुल निचले स्तर से शुरुआत करना बेहद समय लेने वाला होगा। अगर वह इन निजी शिकार संगठनों में से किसी एक में शामिल हो जाता है, तो शिकारी उपाधियों के लिए कोई निश्चित आवश्यकताएं नहीं होंगी। इसके अलावा उसे सूचनाओं के अंबार में उपयुक्त कार्य खोजने की आवश्यकता नहीं होगी और कोई भी काम उसके पास खुद आएगा। वाह वाह वाह, निजी शिकार संगठन ही सही। मुझे एक निजी शिकार संगठन सुझाइए। मो फैन ने मेज पर हाथ पटकते हुए उत्साह से कहा। डिटेक्टिव कॉनन की पूरी सीरीज देखने के बाद उन्हें लगा कि उनका मौका आ गया है। सबसे पहले तो उसे अपना परिचय देने के लिए एक वाक्य सोचना पड़ा। जी हाँ, मैं हूँ हैंडसम जासूस मो फैन, हर तरह की समस्याओं को सुलझाने में माहिर। मेरा नाम सुनते ही सभी लड़कियां बेहद आकर्षक महसूस करेगी। वह महिला अपने पद के लिए काफी योग्य थी क्योंकि उसे मो फैन के लिए एक निजी शिकार संगठन खोजने में ज्यादा समय नहीं लगा। सहायक ने कहा, निजी शिकार एजेंसी का नाम क्लियर स्काई हंटर एजेंसी है, जो यहाँ कई सालों से मौजूद निजी संगठनों में से एक है। वे बहुत प्रसिद्ध हैं, लेकिन कोई नहीं जानता कि वे अक्सर लोगों को क्यों भर्ती करते हैं और कुछ शिकारी जादूगर उनके साथ जुड़ने को तैयार क्यों नहीं होते। एक सुप्रसिद्ध संगठन, क्या उसमें शामिल होने के इच्छुक कई जादूगर नहीं होने चाहिए? मो फैन ने उत्सुकता से पूछा। पता नहीं, शायद संगठन के नेता की अपने सदस्यों से कुछ अवास्तविक अपेक्षाएं थीं। आपको बता दें, इन निजी संगठनों की सारी जानकारी हमारे पास नहीं है। अगर आप उनसे जुड़ना चाहते हैं, तो हम आपको उनके संपर्क नंबर दे सकते हैं और आप सीधे उनसे मिलने जा सकते हैं, उन्होंने मदद भरे लहजे में जवाब दिया। ठीक है, मुझे आश्चर्य है कि क्या नेता का उपनाम बाव है। मो फैन ने उसके सुझाव पर सहमति जताते हुए मन ही मन बुदबुदाया। एजेंसी की फीस चुकाने के बाद मो फैन सीधे सहायक द्वारा दिए गए क्लियर स्काई हंटर एजेंसी के पते पर चले गए। उन्हें आश्चर्य इस बात का हुआ कि यह शिकार संगठन संस्थान से ज्यादा दूर नहीं था, जो मो फैन के लिए बहुत सुविधाजनक था। जरा सोचिए, शंघाई जैसी विशाल जगह में अगर उसे अपने रहने, पढ़ने और काम करने की जगहों के बीच आने जाने में ही दिन में कुछ घंटे बिताने पड़े, तो उसके पास पर्याप्त समय कैसे बचेगा। जिंगान मंदिर और कुछ व्यस्त सड़कों से गुजरने के बाद मो फैन एक ऐसी सड़क पर पहुंचा जो पुराने जमाने की दिखती थी। इस गली के अंत में एक पुराना अग्रभाग हवा के विपरीत दिशा में लहराता हुआ दिखाई दे रहा था। क्लियर स्काई हंटर एजेंसी, कितना बड़ा नाम है, मो फैन ने सोचा। उसे लग रहा था कि इस नाम के साथ यह संगठन अपने द्वारा स्वीकार किए गए सभी कार्यों को पूरा करने में सक्षम होगा। इसके बाद मो फैन और करीब गया और आखिरकार उसे उस पुरानी दुकान का स्पष्ट दृश्य दिखाई दिया जो किसी सराय जैसी लग रही थी। घर के सामने वाले दरवाजे के पास दो चोटी वाली हेयर स्टाइल में एक छोटी बच्ची बैठी थी, जो अपने प्यारे छोटे पैरों को हिलाते हुए चित्रों वाली एक कहानी की किताब पढ़ रही थी। कांच के पार से मो फैन को इस सराय में कोई नहीं दिखाई दिया और सब कुछ बहुत व्यवस्थित लग रहा था। क्या आप कोई काम करवाने आए हैं? यदि हाँ, तो काम करवाने की न्यूनतम कीमत 3 लाख है और काम की कठिनाई का आकलन करने के बाद कीमत में बदलाव किया जाएगा। हम इससे कम कीमत का कोई काम स्वीकार नहीं करेंगे, छोटी बच्ची ने सिर उठाए बिना कहा। उसकी आवाज सुरीली थी, लेकिन लहजा बेहद ठंडा था। 3 लाख डॉलर। तुरंत ही मो फैन को असहजता महसूस हुई और उसने अपनी जेब से निकाली हुई मिठाई उस छोटी बच्ची को देने की हिम्मत नहीं की। ओह, मैं यहाँ इंटरव्यू के लिए आया हूँ। मुझे लगता है हंटर यूनियन ने आपके लिए परिचय पत्र लिख दिया है। क्या आप दुकानदार हैं? मो फैन ने पूछा। द्वांग। ये सुनकर छोटी बच्ची ने आखिरकार अपनी किताब नीचे रख दी, अपना सुंदर चेहरा ऊपर उठाया और मो फैन को समझदारी भरी निगाहों से देखते हुए जवाब दिया, क्या आपको यकीन है कि आप इसे संभाल पाएंगे? आप तो बहुत छोटे हैं। द्वांग। मो फैन का मुंह खुला का खुला रह गया। मेरी उम्र बहुत कम है। अरे छोटी बच्ची, खुद को देखो। तुम्हारी उम्र ज्यादा से ज्यादा 12 साल ही होगी। लिंग लिंग, क्या कोई ग्राहक है? और इसी समय दुकान के भीतरी हिस्से से एक बूढ़े आदमी की आवाज आई। दादाजी, वह साक्षात्कार के लिए यहाँ आए हैं, लेकिन वह बहुत छोटे हैं। मेरा सुझाव है कि हम उन्हें अस्वीकार कर दें।
लिंगलिंग ने बूढ़े व्यक्ति को जवाब दिया और फिर अपने हाथ में पकड़ी किताब को पढ़ना जारी रखा। मो फैन अवाक रह गया और उस छोटी बच्ची को देखता रहा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह हंसे या रोए। जवान होना बहुत अच्छी बात है। जवान लोग आमतौर पर खतरों से नहीं डरते, लेकिन अगर वे मर जाते हैं तो ये बहुत दुख की बात होगी कि वे इस दुनिया की और भी बड़ी चीजों का आनंद नहीं ले पाए, बूढ़े व्यक्ति ने कहा। यह सुनकर मो फैन को बेहद असहज महसूस हुआ, लेकिन चूंकि वह पहले से ही यहाँ था, इसलिए मो फैन अपने पहले साक्षात्कार में अस्वीकृत नहीं होना चाहता था। जैसे ही वह बूढ़े आदमी के साथ साक्षात्कार के बारे में बात करने के लिए दुकान में प्रवेश करने वाला था, तभी सड़क के चौराहे पर एक महिला तेजी से चलती हुई दिखाई दी। ये स्पष्ट था कि वह क्लियर स्काई हंटर एजेंसी की तलाश कर रही थी। हालांकि ऐसा लगता है कि उसने साइन बोर्ड नहीं देखे और लापरवाही से कुछ अन्य दुकानों में भी चली गई। दादाजी, एक अमीर शिकार, लिंगलिंग नाम की लड़की ने बूढ़े आदमी से कहा। ऐसा कैसे? एक महिला जो अमीरों की शैली में कपड़े पहनती है और बहुत घबराई हुई प्रतीत होती है, जबकि उसकी मानसिक स्थिति बुरी तरह से डगमगा रही है। मो फैन, जो एक तरफ बैठकर सुन रहा था, उसके रोंगटे खड़े हो गए। ये क्या बकवास है? क्या ये कोई शिकार संगठन है या हत्यारों का अड्डा? जैसा कि उम्मीद थी, आखिरकार शानदार कपड़े पहनी हुई महिला इस दुकान में दाखिल हुई और लिंगलिंग के नेतृत्व में उस कमरे में ले जाई गई जहां बूढ़ा आदमी मुंह में तंबाकू का पाइप लिए महिला की विनती सुन रहा था। इस बीच अब असमंजस में पड़े मो फैन को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे और वह पास ही कहीं बैठ गया और उस महिला की बातें सुनने लगा। अरे बाप रे, उन्होंने कहा था कि इस तरह का संगठन मुझ जैसी युवतियों को आसानी से आकर्षित कर लेगा। देखा, मेरे यहाँ आते ही पहले दिन ही एक आ गई, इसलिए मेरे लिए, मो फैन के लिए, इस क्लियर स्काई हंटर एजेंसी का सदस्य बनना अनिवार्य है। आप कह रही हैं कि आपका पति, जो अब बीमार है, शायद एक राक्षस है और वह हर आधी रात को घिनौनी हरकतें करने के लिए बाहर जाता है? बूढ़े व्यक्ति ने पूछा, जिसने अपनी आंखें सिकोड़ ली और ऐसा लग रहा था कि वह महिला की बात बहुत गंभीरता से सुन रहा है, लेकिन मो फैन ने साफ देखा कि बूढ़ा व्यक्ति उसकी छाती को घूर रहा था। जी हाँ, जी हाँ। पहले तो मुझे यकीन ही नहीं हुआ, लेकिन आज सुबह जब मैं अपने पति के कपड़े धो रही थी, तो उनकी जेब से खून से लथपथ चमड़ी का एक टुकड़ा गिर गया। मैं पहले नर्स थी, इसलिए मैं जानवरों की चमड़ी और इंसानों की चमड़ी में फर्क कर सकती हूँ, पीले चेहरे वाली खूबसूरत और सुडौल महिला ने आज सुबह हुई घटना का ब्यौरा देते हुए कहा। बगल में बैठकर सुन रही मो फैन को भी थोड़ा झटका लगा। बो सिटी लौटने पर मो फैन को पता चला कि अलग अलग तरह के राक्षस होते हैं जो लोगों के बीच रहते हैं और उनके अपने विशेष तरीके होते हैं, लेकिन उसने इस महिला के पति जैसे किसी राक्षस के बारे में कभी नहीं सुना था। उसने कभी ऐसे किसी राक्षस के बारे में नहीं सुना था जिसमें मनुष्य का रूप धारण करने की क्षमता हो। अगर तुम्हारा पति सचमुच एक राक्षस होता तो तुम अब हमें इसके बारे में बताने के लिए यहाँ नहीं होती, बूढ़े आदमी ने जवाब दिया। मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा। दिन में तो वो बिल्कुल सामान्य दिखते हैं और मैंने उनसे झूठ बोलकर कि मैं ब्यूटी सैलून में फेशियल करवाने जा रही हूँ, जल्दी से यहाँ आ गई। साहब, आपको मेरी मदद करनी होगी। मैंने सुना है कि आप लोग किसी भी राक्षस का नाश कर सकते हैं। मुझे अब ये भी समझ नहीं आ रहा कि मेरा पति अब भी मेरा पति है या नहीं। मेरा 4 साल का बच्चा अभी भी घर पर है। मैं उसे अपने माता पिता के पास छिपाना चाहती थी, लेकिन जैसे ही मैंने ये बात उठाई, मेरे पति की आंखें लाल हो गईं और शुक्र है कि मैंने समय रहते अपना इरादा बदल दिया। मुझे आज रात वापस जाना ही होगा, वरना मुझे डर है कि मेरे बच्चे। ये कहते हुए महिला फूट फूट कर रोने लगी। क्या आपने इसकी सूचना पुलिस को दी है? बूढ़े आदमी ने पूछा। नहीं, मुझे पता है कि वे इस मामले की जांच करने से इनकार कर देंगे। दूसरी ओर लिंगलिंग ने रोती हुई महिला को देखा और शांत भाव से कहा, अभी आपने जो कुछ भी कहा उससे ये साबित नहीं होता कि आपका पति राक्षस बन गया है। सकारात्मक सोचें, शायद आपका पति राक्षस नहीं बल्कि एक हत्यारा हो जिसे मानव त्वचा इकट्ठा करने का अजीब शौक हो। उस युवती की बातें सुनकर मो फैन की आवाज तुरंत बैठ गई। क्या इसे और अधिक सकारात्मक माना जाना चाहिए था? मुझे बहुत खेद है। हालांकि हम आपकी मदद करना चाहते हैं, लेकिन आपको अपनी स्थिति के बारे में पुलिस को फोन करना चाहिए। बूढ़े व्यक्ति ने विनम्रता से इस अनुरोध को अस्वीकार कर दिया। लेकिन पुलिस को रिपोर्ट करने से कोई फायदा नहीं होगा। क्या आप रात भर मेरी सुरक्षा के लिए एक शिकारी जादूगर को तैनात कर सकते हैं? मैं आपको तुरंत भुगतान कर सकती हूँ, युवती ने कहा। फिलहाल हमारे पास यहाँ कोई हंटर मैजिशियन नहीं है, वे सभी महत्वपूर्ण मिशनों पर गए हुए हैं, बूढ़े व्यक्ति ने कहा। युवती का चेहरा और भी बिगड़ गया।
उसने कभी नहीं सोचा था कि क्लियर स्काई हंटर एजेंसी तक खुद आने के बाद भी वे उसे नौकरी नहीं देंगे। सामने पैसे रखे जाने के बावजूद भी उनका रवैया उदासीन रहा। तुम इतने निर्दयी कैसे हो सकते हो? अगर मेरे परिवार को कुछ हुआ तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी, चाहे मैं भूत ही क्यों न बन जाऊं। युवती दर्द से भरे चेहरे के साथ खड़ी हो गई। ये कहने के बाद वह तुरंत मुड़ी और उदास मन से क्लियर स्काई हंटर एजेंसी से बाहर भाग गई। मो फैन को महसूस हुआ कि यह युवती बहुत हताश है और उसे उस पर थोड़ी दया भी आई। उसने बिना सोचे समझे पूछा, तुम लोगों ने उसकी मदद क्यों नहीं की? चाहे उस महिला का पति सचमुच किसी जादुई राक्षस में बदल गया हो या किसी और के पति ने किसी की हत्या कर दी हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसके विवरण से साफ था कि वह खतरे में थी। वह अब उन्हें पैसे देने को भी तैयार थी, फिर भी उस बूढ़े आदमी ने उसका प्रस्ताव क्यों नहीं स्वीकार किया? मेरे प्यारे दोस्त, तुम सिर्फ ऊपरी तौर पर देखकर काम नहीं चला सकते। बूढ़े आदमी ने अपनी पाइप को थपथपाया। क्या कहीं इसके पीछे कोई गुप्त मकसद तो नहीं है? मो फैन ने अपनी ठुड्डी सहलाते हुए एक जासूस की तरह इस मामले पर सोचना शुरू कर दिया। इस आवेदन को देखो। बूढ़े आदमी ने जल्दी से काउंटर के नीचे से एक अनुबंध निकाला और उसे मो फैन की ओर फेंक दिया। मो फैन थोड़ा हैरान था, लेकिन उसने अनुबंध खोल दिया। अनुबंध बहुत संक्षिप्त था। ग्राहक को रात भर के लिए सुरक्षा चाहिए थी। इसका कारण ये था कि ग्राहक को संदेह था कि उनके आसपास कोई बड़ा खतरा मंडरा रहा है और यह खतरा उनके बच्चे के साथ साथ ग्राहक को भी प्रभावित करेगा। सुरक्षा प्रदान करने की तिथि आज रात थी और अनुबंध पर हस्ताक्षर करने की तिथि भी आज ही थी। ये लगभग सुबह 7 बजे के आसपास था। इसका क्या मतलब है? क्या ऐसा हो सकता है कि इस व्यक्ति के परिवार की भी स्थिति अभी अभी उस महिला जैसी ही हो? मो फैन ने आश्चर्य से पूछा। बूढ़े आदमी ने हंसते हुए अनुबंध पर लिखे पते की ओर इशारा किया। मो फैन ने उस पर एक नजर डाली और फिर से चौंक गई। ये तो बिल्कुल उसी महिला का पता है, ये कैसे हो सकता है? ये देखकर मो फैन दंग रह गया। पता दरअसल विश्वविद्यालय क्षेत्र के दक्षिण में स्थित निजी स्वामित्व वाले बगीचे में था। वह जगह एक समृद्ध आवासीय क्षेत्र था। जब मो फैन अपने छात्रावास के साथियों के साथ टहलने निकला तो वह वास्तव में उसी जगह से गुजरा था। ये पर्ल इंस्टीट्यूट से ज्यादा दूर नहीं था, इसलिए मो फैन को उस पते का कुछ आभास था। जब वह महिला हताशा में चली गई तो मो फैन ने उसे रोककर अंदर जाकर ये देखने की योजना बनाई कि आखिर चल क्या रहा है। आखिरकार विश्वविद्यालय लौटते समय उसे उस इलाके से होकर गुजरना ही था। मो फैन को इस बात की चिंता सता रही थी कि अंदर असल में क्या चल रहा था। इस अनुबंध पर अभी अभी मैंने और उस महिला के पति ने हस्ताक्षर किए हैं। स्थिति बिल्कुल वैसी ही थी जैसा उस महिला ने बताया, बूढ़े व्यक्ति ने मुस्कुराते हुए कहा। यह सुनकर मो फैन के रोंगटे खड़े हो गए। तो आप कह रहे हैं कि उसका पति भी थोड़ी देर पहले यहां आकर यह कहने आया था कि वह महिला आधी रात को दूसरों पर हमला करने के लिए बाहर जाती है? मो फैन ने कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसा कुछ हो सकता है। हाँ, आजकल तो बस कुछ उबाऊ काम ही मिल रहे हैं। आज का काम तो कुछ हटके है बेटा, क्योंकि तुम हमारी क्लियर स्काई हंटर एजेंसी में शामिल हुए हो तो ये काम तो तुम ही संभालोगे। बूढ़े आदमी ने मो फैन को एक धूर्त मुस्कान के साथ देखा। यह अच्छी बात है कि मेरे पास करने के लिए कुछ काम तो है, लेकिन यह वाला काम थोड़ा उलझन भरा है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि इन दोनों में से असली कौन सा है। मो फैन पूरी तरह से हैरान था। इसीलिए हमें सिर्फ एक ही कमीशन मिला है। क्या आपने इसे ठीक से नहीं पढ़ा? कमीशन में लिखा है कि जब तक ग्राहक के साथ कोई दुर्भाग्यपूर्ण घटना न हो, वे जिम्मेदार व्यक्ति की जांच नहीं करेंगे। वे बस इतना चाहते हैं कि हम उनके बच्चे की रक्षा करें। ये पता लगाना कि पति पत्नी में से समस्या पैदा करने वाला कौन है अच्छी बात है, लेकिन सबसे जरूरी है बच्चे की रक्षा करना, बूढ़े व्यक्ति ने कहा। मैं समझ गया। मो फैन ने सिर हिलाया और फिर खाली छोटी सी दुकान में चारों ओर देखा। मेरी टीम का क्या होगा? कहीं मुझे ये सब अकेले ही तो नहीं संभालना पड़ेगा? बिल्कुल नहीं, आपका साथी खिलाड़ी आपके ठीक बगल में है, बूढ़े व्यक्ति ने कहा। मो फैन की नजर बाईं ओर घूमी, लेकिन उन्हें अभी भी कोई तथाकथित साथी खिलाड़ी नजर नहीं आया। जब मो फैन ने अपनी संदेह भरी नजरें वापस उस बूढ़े आदमी पर डाली तो उसने इशारा किया कि मो फैन अपनी दृष्टि थोड़ी नीचे कर ले। तभी मो फैन की नजर दो चोटियों वाली उस प्यारी सी छोटी बच्ची पर पड़ी, जिसका चेहरा कुछ बचकाना सा था। ये बच्चा? मो फैन अचंभित रह गया। हाँ, हमारे क्लियर स्काई हंटर एजेंसी में आमतौर पर यह काम एक या दो लोगों की टीम मिलकर पूरा करती है। लिंगलिंग का पिछला साथी मैजिक कोर्ट के साथ काम करते हुए मर गया था।
इसीलिए हमने एक और व्यक्ति को भर्ती किया है, बूढ़े आदमी ने कहा। तुम चाहते हो कि मैं एक छोटे बच्चे को जादुई जानवरों का शिकार करने के लिए ले जाऊं? ये किस तरह का मजाक है? मो फैन चिल्लाया। जादुई जीवों का शिकार करने के लिए एक नौसिखिए को ले जाने वाली मैं ही हूं, ठीक है। लिंगलिंग ने मो फैन को तिरस्कार भरी नजरों से देखा। इतना कहकर उसने अपनी जेब से पुलिस वाले जैसा एक बैज निकाला और मो फैन के सामने रख दिया। मो फैन ने बैज को संदेह भरी नजरों से देखा। उस पर बने पैटर्न को ध्यान से देखने के बाद वह लगभग कुर्सी से गिर ही पड़ा। शिकार, मास्टर हंटर। मो फैन को ऐसा लगा जैसे उसकी आंखें चौंधिया रही हों। उसके जैसी एक छोटी लड़की, जिसे वह 2 उंगलियों से उठा सकता था, एक माहिर शिकारी निकली। हंटर्स यूनियन द्वारा जारी किए गए हंटर बैच को जाली नहीं बनाया जा सकता था और वे पहचान पत्र से जुड़े होते थे। उस छोटे बच्चे का हंटर बैच वाकई असली था। सवाल यह था कि मो फैन को यह कैसे यकीन हो गया कि लगभग 10 साल का एक छोटा बच्चा एक ऐसा मास्टर हो सकता है जिसने कई जादुई जीवों का शिकार किया हो। यह समझना जरूरी था कि एक विश्वविद्यालय के छात्र होने के नाते खुद को एक इंटरमीडिएट हंटर का खिताब देना वास्तव में एक ऐसी चीज थी जिस पर वह गर्व कर सकता था। दादाजी, मुझे यह आदमी नहीं चाहिए। यह बेवकूफ दिखता है, यह शायद मिशन को बर्बाद कर देगा, लिंगलिंग ने बूढ़े आदमी से कहा। हम उसे ले लेंगे। हमारी क्लियर स्काई हंटर एजेंसी के लिए लोगों को भर्ती करना हमेशा से मुश्किल रहा है। यहाँ किसी निडर व्यक्ति का आना बहुत दुर्लभ है। मुझे लगता है कि इस लड़के में भी कोई कमी नहीं है। अगर हम उसे सही राह दिखाएं तो मुझे पूरा यकीन है कि वह आगे चलकर और भी बड़ी उपलब्धियां हासिल कर सकता है, बूढ़े व्यक्ति ने नेक इरादों से उसे समझाया। छोटी लोली लिंगलिंग ने ठंडी सी झुंझलाहट भरी आवाज निकाली। अपनी मोटी किताब और उसी अकड़ के साथ वह एजेंसी के अंदर वाले कमरे में लौट गई। मो फैन ने जब उस नन्ही लोली की लचीली पीठ देखी तो उसके दिल में उमड़ रही हजारों लहरें थम गईं और उसे भी समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या कहे। सच कहूं तो मो फैन दिवास्वप्न देख रहा था कि वह किस तरह के अद्भुत और उत्कृष्ट शिकारी दस्ते से मिलेगा और वे उसे क्या हासिल करने और विकसित होने का अवसर देंगे। अचानक उसका सपना गायब हो गया और एक कोमल छोटी लड़की के नितंबों में बदल गया। मैंने आपके दस्तावेज देखे। आप बो सिटी से हैं और आपका नाम फैन मो है, क्या ये सही है? बूढ़े व्यक्ति ने हंसते हुए कहा। हाँ, मेरी पोती का ज्ञान आम लोगों से अतुलनीय है। स्वाभाविक रूप से उसमें थोड़ा अहंकार होगा। अगर आपको मेरी कोई बात आपत्तिजनक लगे तो कृपया उसे दिल पर न लें, बूढ़े व्यक्ति ने कहा। मो फैन ने कहा, मैं उस छोटे बच्चे से नहीं लड़ूंगा। अच्छा, विपक्षी पार्टी ने इस कमीशन के लिए पहले ही 1 लाख आरएमबी का भुगतान कर दिया है, बाकी 2 लाख आरएमबी कमीशन पूरा होने के बाद मिलेंगे। हमारी हंटर एजेंसी अन्य हंटर एजेंसियों से अलग है। कमीशन में कोई सामूहिक शुल्क नहीं लिया जाता। मिशन पूरा होने के बाद आप और लिंग आपस में राशि बांट लेंगे। 1,50,000 आरएमबी आपके बैंक खाते में भेज दिए जाएंगे। 1,50,000 आरएमबी। मो फैन की आंखें चमक उठीं। ये कार्य केवल एक रात के लिए है और इसका मुख्य उद्देश्य एक परिवार के बच्चे की रक्षा करना है। एक मध्यम स्तर के जादूगर के लिए यह बहुत मुश्किल नहीं होना चाहिए। एक रात के लिए 1.5 लाख आरएमबी। पैसे कमाने का ये तरीका चोरी करने से भी तेज था। हमारी क्लियर स्काई हंटर एजेंसी न केवल शंघाई में बल्कि पूरे देश में मशहूर है। 3 लाख आरएमबी का कमीशन तो बस सबसे कम है। आपके सीनियर 10 लाख आरएमबी से कम का कमीशन स्वीकार नहीं करेंगे। आप और लिंग अभी जवान हैं, इसलिए इन छोटे मोटे कामों से शुरुआत कर सकते हैं। जब आप परिपक्व हो जाएंगे तो मैं आपको बड़े काम सौंपूंगा, बूढ़े ने धीरे से हंसते हुए कहा। और भी बड़ी बातें। मो फैन चौंक गया। यदि 3 लाख आरएमबी को सबसे निचला स्तर माना जाता था तो इससे बड़ी चीजें किस स्तर पर थीं? बूढ़े व्यक्ति ने रहस्यमयी मुस्कान दी, लेकिन कुछ नहीं कहा। उन्होंने केवल अपनी आंखों से मो फैन को यह बताया कि यदि वह अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करेगा तो उसे मिलने वाले लाभ अनंत होंगे। लिंगलिंग डेटा ढूंढने गई है, आप यहां बैठकर थोड़ी देर इंतजार कर सकते हैं। आगे चलकर यह आपका भी घर होगा, इसलिए आपको इतना विनम्र होने की जरूरत नहीं है। अटारी में एक खाली कमरा भी है, आप चाहें तो वहां रह सकते हैं। अरे, मैंने इतना सब बताने के बाद भी अपना परिचय नहीं दिया। मैं क्लियर स्काई हंटर एजेंसी का अध्यक्ष हूं, मेरा उपनाम बाव है। आगे से आप मुझे ओल्ड बाव कह सकते हैं। ठीक है, तो आपका उपनाम वाकई बाव है। मो फैन कुछ नहीं कर सका। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इस बूढ़े ने जरूरत से ज्यादा टीवी देखा है या वाकई उसका बाव किंगत यान एक से कोई रिश्ता है।
खैर, इस दुनिया का इतिहास और उसकी अपनी दुनिया का इतिहास काफी मिलता जुलता था। वही ऐतिहासिक लोग मौजूद थे और इतिहास के पौराणिक लोग भी भरपूर थे। मो फैन को इतिहास की कक्षाओं में किन शिहुआन के जादुई राजवंश काल के बारे में पढ़ी बातें याद आ रही थीं। मो फैन भी शिष्टता नहीं दिखा रहा था। इस पुरानी दुकान में उसकी जरूरत की हर चीज मौजूद थी। वहां अच्छी चाय थी, एक अच्छा कॉफी बनाने का यंत्र था, वह जो चाहे कर सकता था। मो फैन ने अपने लिए चाय बनाए और साथ ही जादुई जीवों के आवास और आदतों के बारे में एक किताब निकालकर पढ़ने लगा। जब मो फैन दुकान के अंदर इंतजार कर रहा था, तब तक ओल्ड बाव दूसरी मंजिल पर पहुंच चुका था। दूसरी मंजिल किसी पुस्तकालय जैसी थी। वह प्राचीन पुस्तकों और सीलबंद फाइलों से भरी हुई प्रतीत होती थी। अधिकांश फाइलों पर धूल की एक मोटी परत जमी हुई थी, जो संभवतः एक दशक से वहीं मौजूद थी। छोटी बच्ची लिंग लिंग एक पुरानी बेत की कुर्सी पर बैठी थी। उसकी चमकीली मोती जैसी आंखें उसकी गोद में रखी किताब पर टिकी हुई थीं। उसकी पढ़ने की गति बहुत तेज थी, उसे पूरा पृष्ठ पढ़ने में केवल 10 सेकंड लगते थे। दादाजी, आपने उस व्यक्ति को अंदर क्यों आने दिया? लिंगलिंग सीढ़ियों से ऊपर आए बूढ़े बाव से सवाल करते हुए भी कुछ ढूंढती रही। बच्चे की ताकत बुरी नहीं है, वह एक अच्छा बच्चा है। भले ही उसकी क्षमता खराब न हो, फिर भी वह केवल एक मध्यम स्तर का जादूगर है, लिंगलिंग ने कहा। अगर आप ऐसा सोचते हैं तो मुझे विश्वास है कि वह आपको चौंका देगा। बूढ़ा आदमी मुस्कुरा रहा था और उसने इसके अलावा कुछ नहीं कहा। दादाजी, फाइलों के अनुसार वो शहर से हैं। लिंगलिंग का सिर अभी भी झुका हुआ था। बोलते समय भी उसकी पढ़ने की गति धीमी नहीं हुई। हाँ, लिन किंग इस समय मैजिक कोर्ट को सलान का पीछा करने में मदद कर रहा है। अगर हम गलत नहीं हैं, तो वो शहर के विनाश के लिए वही जिम्मेदार है। ओह, इस मामले का जिक्र उस फैनमो से मत करना। उसकी मौजूदा ताकत के साथ वो इन मामलों में शामिल होने लायक नहीं है, वरना उसकी भी शियाओडिन की तरह हिंसक मौत होगी, ओल्ड बाव ने कहा। मुझे पता है, लेकिन मैं शियाओडिन के हत्यारे को जरूर ढूंढ निकालूंगी। लिंगलिंग ने दांत भींच लिए, उसके मासूम चेहरे पर गुस्से की झलक दिखाई दी। ठीक है, इस मामले को हम बड़ों पर छोड़ दो। जब तक तुम में पर्याप्त शक्ति न आ जाए, तब तक इसमें दखल मत देना। तुम और फैनमो शहर के मामलों को संभाल लो। शंघाई एक विशाल शहर है, यहाँ की समस्याएं भी उतनी ही बड़ी हैं। ओल्ड बाव ने लिंगलिंग के सिर पर थपथपाया। जब दोपहर हुई तो ओल्ड बाव ने मित्रतापूर्वक मो फैन को दुकान में भोजन करने के लिए आमंत्रित किया। ये पुरानी दुकान असल में ओल्ड बाव और उनकी पोती लिंगलिंग का घर थी। वे तीसरी मंजिल पर रहते थे। चौथी मंजिल पर भी कमरे थे। ऐसा प्रतीत होता था कि वे क्लियर स्काई हंटर एजेंसी के अन्य सदस्यों के कमरे थे। ओल्ड बाव के लहजे से ऐसा लग रहा था कि वे लोग काफी प्रतिष्ठित थे। हंटर्स यूनियन में अधिकांश लोग मिलकर एक पूरी बीस्ट हंटिंग स्क्वाड बनाते थे। क्लियर स्काई हंटर एजेंसी में उनमें से अधिकांश लोग अकेले या जोड़ी में मिशन पूरे करते थे। यह आम शिकारियों से बिल्कुल अलग था। इतना ही नहीं, इन मिशनों की कीमत 10 लाख RMB से भी अधिक थी। खाना खत्म करने के बाद मो फैन ने खुद को रोक नहीं पाया और पूछा, आज दोपहर हम क्या करने वाले हैं? तुम वापस विश्वविद्यालय जा सकती हो। जब आसमान में अंधेरा छाने लगेगा, तब हम निजी बगीचे में मिलेंगे, लिंगलिंग ने कहा। आपको कैसे पता चला कि मैं एक छात्रा हूं? मो फैन थोड़ा हैरान था और उस छोटी सी महिला को घूर रहा था। लिंगलिंग ने अपना छोटा सा मुंह फुला लिया और कुछ भी समझाने की जहमत नहीं उठाई। मो फैन को असहज महसूस हुआ। उस छोटे बच्चे ने उसे कितनी बार नीचा दिखाया होगा। खैर, छोड़ो भी, मैं इस छोटे बच्चे से बहस नहीं करूंगा। मो फैन ने लिंगलिंग के निर्देशों का पालन किया और विश्वविद्यालय लौट आया। रात होने पर मो फैन ने कैफेटेरिया में अपना खाना खत्म किया और फिर निजी बगीचे की ओर चल दिया। स्कूल के गेट से बाहर निकलने के बाद मो फैन ने टैक्सी बुलाई। जैसे ही वह कार में बैठा, 3 बेहद सजी धजी लड़कियां बातें करती और हंसती हुई उसकी ओर आईं। टैक्सी ड्राइवर का स्वभाव स्पष्ट रूप से अच्छा था, क्योंकि उसने मो फैन को कार में बिठाने का फैसला किया। विश्वविद्यालय में काफी लोग टैक्सी ढूंढ रहे थे। बेईमान टैक्सी ड्राइवर कुछ और पैसे कमाने के लिए एक ही रास्ते पर जा रहे 2-4 लोगों को जबरदस्ती टैक्सी में बिठाने की कोशिश करते थे। मो फैन को इसकी आदत हो चुकी थी। करीने से सजी हुई फ्रिंज वाली लड़कियों में से एक ने कहा, हम निजी बगीचे में जाना चाहते हैं। ये भाई भी वहीं जा रहा है। तुम तीनों पीछे बैठ जाओ, चलो चलते हैं। ड्राइवर के चेहरे पर मुस्कान थी और वह लड़कियों के कार में बैठने का इंतजार कर रहा था। उनके बैठते ही उसने एक्सीलरेटर पैडल दबाया और गाड़ी चला दी। उनकी मंजिल ज्यादा दूर नहीं थी, इसलिए वे लगभग तुरंत ही पहुंच गए।
मो फैन आगे बैठा था और उनकी बातचीत और हंसी के अंदाज से समझ गया था कि ये लड़कियां पैसों की कमी वाले परिवारों से नहीं आई हैं। वे किसी साधारण से छात्रावास में नहीं रहना चाहती थीं, इसलिए उन्होंने बगीचे के अंदर बने अपार्टमेंट ब्लॉक में एक कमरा किराए पर लिया था। गाड़ी से उतरते ही छोटे बालों वाली लड़की ने मो फैन से तुरंत पूछा, आगे वाली छात्रा, क्या तुम भी यहीं रहती हो? नहीं, मैं यहाँ सिर्फ कुछ मामलों को निपटाने के लिए आया हूँ, मो फैन ने जवाब दिया। ओह ओह, क्या आप भी नए छात्र हैं? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप जानी पहचानी हैं? छोटे बालों वाली लड़की ने मुस्कुराते हुए पूछा। अरे जिया वेनकियान, क्या तुम्हारा फ्लर्ट करने का तरीका थोड़ा पुराना नहीं हो गया? इससे क्या फर्क पड़ता है कि वो तुम्हें जानता है या नहीं, बस उसका फोन नंबर मांग लो, करीने से सवारे बालों वाली लड़की ने मुस्कुराते हुए कहा। हाँ, जब हम कार में थे तो तुम उसे लगातार घूर रही थी, लाल होठों वाली लड़की ने इशारा करते हुए कहा। क्या तुम मरना चाहते हो? तीनों लड़कियां तुरंत ही बेइज्जत होकर शोर मचाने लगीं, उन्हें किसी और की परवाह नहीं थी। मो फैन ने बेबसी से अपना सिर हिलाया और जल्दी से अपने वरिष्ठ अधिकारी को बुलाने चला गया। वैसे द ग्रेट डिटेक्टिव में एक लड़का एक खूबसूरत लड़की के साथ मिलकर कई अपराध सुलझाता था। यहाँ एक छोटी सी लड़की को एक सुंदर जवान लड़के के साथ जोड़ा गया है। तुम इतनी देर से क्यों आए? छोटी लोली लिंगलिंग ने गुस्से से हाथ बांधते हुए कहा। मो फैन ने उस छोटी बच्ची को देखा और सोचने लगा कि बूढ़ा बाओ उससे राक्षसों का शिकार करने के बजाय केवल इस बच्ची की देखभाल करने के लिए क्यों कह रहा है। अभी तो शुरुआत है। खैर, क्या आपको अभी तक कुछ पता चला? मो फैन ने पूछा। लो, इसे देखो, लिंगलिंग ने मो फैन को एक मिनी लैपटॉप देते हुए जवाब दिया। मो फैन एक पल के लिए चौंक गया, लेकिन जैसे ही उसने लैपटॉप पर नजर डाली, उसे एहसास हुआ कि उसमें कुछ स्क्रीन थीं, जिनमें से प्रत्येक में आलीशान लिविंग रूम, बेडरूम, बाथरूम और अन्य कमरों की स्थिति दिखाई दे रही थी। और स्क्रीन के ऊपरी दाहिने कोने में एक टिक टिक करती घड़ी थी। यह एक सीसीटीवी था। मो फैन सदमे में था और चिल्लाया, क्या तुम हैकर हो? तुमने दूसरों के घरों में सीसीटीवी कैसे लगा दिए? चलो अब छत पर चलते हैं, अगर कुछ होता है तो हम तुरंत प्रतिक्रिया दे सकते हैं, लिंगलिंग ने स्पष्ट रूप से उत्तर दिया। सच कहूं तो मो फैन को इस काम के बारे में अभी भी थोड़ी सी अनभिज्ञता थी। वे महिला के घर के सामने वाले दरवाजे पर खड़े होकर किसी भी अजीब आवाज को सुनते ही तुरंत अंदर नहीं भाग सकते थे, वरना वे दुश्मन को डराकर भगा देते। इसके अलावा वे अभी भी ये पता नहीं लगा पाए थे कि वह राक्षस कौन था, और बिना किसी की नज़र में आए बच्चे की रक्षा करना काफी मुश्किल होगा। लेकिन किसने सोचा होगा कि उस प्यारी सी छोटी लड़की लिंगलिंग ने घर के चारों ओर कैमरे लगा रखे थे। उसने कैमरे को इस तरह से सेट किया था कि कोई भी ब्लाइंड स्पॉट न बचे। इसलिए अगर आज रात कुछ नहीं हुआ तो उन्हें बस सीसीटीवी कैमरों के जरिए किसी भी हलचल पर नजर रखनी थी और 1.5 लाख आरएमबी उनके हो जाएंगे। लड़की, रेलिंग पर मत बैठो, ये बहुत खतरनाक है। मो फैन को जैसे ही एक पल के लिए झपकी आई, उसे एहसास हुआ कि लिंगलिंग पहले से ही सबसे ऊपरी मंजिल के किनारे पर बैठी हुई थी। वह छोटी सी आकृति किनारे पर बैठी थी, जमीन से 60 मीटर ऊपर हवा में अपने पैर हिला रही थी, जिससे मो फैन बुरी तरह डर गया था। छोटी बच्ची, ये इमारत कम से कम 20 मंजिल ऊंची है। कोई भी सामान्य लड़की नीचे देखते ही चक्कर खा जाती। क्या तुम्हारा पेट थोड़ा अजीब नहीं है? हालांकि लिंगलिंग ने मो फैन की परवाह नहीं की और अपनी गोद में रखे मिनी लैपटॉप के साथ मुंह में कुछ चबाती रही। उसने आने वाले बादलों से जगमगाते इस व्यस्त शहर के क्षितिज पर एक नजर डाली और फिर कैमरों के माध्यम से परिवार की स्थिति का अवलोकन किया। मो फैन अवाक रह गया और उसके बगल में बैठ गया, और तेज हवा के झोंके उसके चेहरे पर लगने से उसे हल्का दर्द भी महसूस हुआ। जैसे ही उसने नीचे देखा, उसकी नजर एक उत्कृष्ट निजी उद्यान पर पड़ी। केंद्र में बच्चों का खेल का मैदान था, पश्चिम में एक छोटा सा चौक था, दक्षिण में एक पुल था और एक छोटा सा जंगल काफी बड़े क्षेत्र में फैला हुआ था। खाना खाने के ठीक बाद का समय था। लोग बगीचे में टहल रहे थे, बच्चे खेल के मैदान में खेल रहे थे, और इमारतों की कुछ मंजिलों से लड़कियों की सुंदर और मधुर हंसी सुनाई दे रही थी। आसपास का पूरा इलाका शांति और सुकून से भरा हुआ था। ऐसे सामंजस्यपूर्ण दृश्य को देखकर भला कौन किसी भयानक राक्षस से जोड़ सकता था। मैं नहाने जा रही हूँ, उस महिला ने कहा, उसकी आवाज लिंगलिंग के लैपटॉप से आ रही थी। ये सुनकर मो फैन थोड़ा हैरान हुआ, क्योंकि लिंगलिंग ने तो निगरानी के लिए ध्वनि यंत्र भी लगा रखे थे। उसने कुछ पल पलकें झपकाईं और जल्दी से बोला, लिंगलिंग, मुझे लगता है कि तुम इतने लंबे समय तक स्थिति पर नजर रखते रखते थोड़ी थक गई हो। मुझे करने दो। क्या तुम मूर्ख हो या मुझे बेवकूफ समझते हो? तुम गंदे इंसान हो, लिंगलिंग ने गुस्से से हम्फ करते हुए जवाब दिया।
जैसे ही वह बोल रही थी, उसने लापरवाही से कुछ बटन दबाए और तुरंत ही बाथरूम की निगरानी करने वाली स्क्रीन अचानक काली हो गई। मो फैन ने रूखी हंसी हंसते हुए पूछा, पति और बच्चे का क्या होगा? बच्चा अभी कार्टून देख रहा है, लेकिन पति को बेचैनी महसूस होने लगी है, लिंगलिंग ने जवाब दिया। वे दोनों मॉनिटर पर ध्यान देते रहे, लेकिन महिला द्वारा वर्णित किसी भी भयावह तत्व को पहचानने या नोटिस करने में असफल रहे। ये परिवार बिल्कुल एक सामान्य परिवार जैसा लग रहा था जो सामान्य जीवन जी रहा था। क्या महिला का स्नान हो गया है? मो फैन ने अचानक पूछा। आधा घंटा बीत चुका था और बाथरूम से पानी बहने की आवाज अभी भी सुनाई दे रही थी। और एक महिला कितनी देर तक नहा सकती है? लिंगलिंग ने अचानक कुछ याद आने पर भौहें चढ़ाते हुए कहा। क्या? मो फैन ने उलझन में पूछा। क्या आपको अभी भी याद है जब उसने कहा था कि आज सुबह उसे अपने पति की कमीज पर खून से सनी त्वचा मिली थी, इससे पहले कि वह हमें ढूंढने के लिए यहां भागी? लिंगलिंग ने कहा। हाँ, इसमें क्या गलत था? मो फैन ने जवाब दिया। उसने मेकअप किया हुआ था। वह इतना रोई कि उसका मेकअप खराब हो गया। अब अगर उसे पता चल जाए कि उसके पति के साथ कुछ गड़बड़ है, तो क्या आपको लगता है कि उसके पास मेकअप करने का समय होगा? और अभी भी उसके पास आधा घंटा आराम से नहाने का समय है। लिंगलिंग ने बाथरूम की निगरानी करने वाली स्क्रीन चालू करते हुए जवाब दिया। पूरे बाथरूम में कोहरा छाया हुआ था और जब मो फैन ने मॉनिटर पर नजर डाली, तो उसे धुंधली सी चिकनी त्वचा वाली एक आकृति दिखाई दी। जैसे ही उसे लगा कि उसे कुछ मुफ्त में देखने लायक दृश्य मिलने वाला है, वह हकलाने लगा और कांपने लगा। वह कोई महिला स्नान नहीं कर रही थी, बल्कि एक महिला की त्वचा लटक रही थी। बिना खून और मांस के मानव त्वचा एक पिचकी हुई फूली हुई गुड़िया की तरह दिखती थी, लेकिन गीले और बिखरे हुए बाल सबसे डरावने थे। ये तो बिल्कुल किसी सांप की केंचुली उतारने जैसा है। अब भयभीत हो चुके मो फैन ने हैरानी से कहा। ये सचमुच वही चीज है। लिंगलिंग ने स्क्रीन पर टकटकी लगाए हुए कहा, मानो वह सब कुछ देख सकती हो। ये चीज आखिर है क्या? मो फैन ने जल्दी से पूछा। वह कोई राक्षस नहीं, बल्कि एक इंसान है। मैं आपको बाद में समझाऊंगी। अगर मैं गलत नहीं हूं, तो यह महिला निश्चित रूप से अब कोई कुकर्म करने की कोशिश कर रही है, लिंगलिंग ने कहा। मरने तक आप नई नई चीजें सीखते रहेंगे। इस दुनिया में इतनी सारी अनोखी और विचित्र चीजें हैं, मो फैन ने कहा और फिर पूछा, क्या उसे इस बात की चिंता नहीं होगी कि उसके पति को इसके बारे में पता चल जाएगा? उसके पास तो बहुत कम समय बचा है, तो वह जरूर इसी छोटे से इलाके के आसपास मंडरा रही होगी, लिंगलिंग ने कहा। क्या तुम उसे ढूंढ सकते हो? मो फैन ने जल्दी से पूछा। मैं कोशिश कर सकती हूं, पर यह आसान नहीं है। जहां तक मुझे पता है, ये जीव जवान स्त्रियों का खून चूसना पसंद करता है। अगर निशाना कोई जादूगरनी हो तो उसकी दिलचस्पी और भी बढ़ जाएगी। अब जाओ, उसे ले आओ, मैं यहाँ बच्चे का ख्याल रखती हूँ। जाओ और उसकी असली पहचान पता लगाओ, लिंगलिंग ने जल्दी से कहा। ठीक है, मो फैन ने बिना किसी झिझक के जवाब दिया, क्योंकि वह जानता था कि इस समय स्थिति कितनी गंभीर है। इसके बाद वह इमारत के किनारे से सीधे नीचे कूद गया, जिससे लिंगलिंग का ध्यान तुरंत उसकी ओर आकर्षित हो गया। वह हैरानी से उसे देखती रही, उसकी निगाहें मो फैन पर टिकी थीं, जो 20 मंजिला इमारत से नीचे गिर रहा था। जैसे ही वह जमीन पर गिरने वाला था, मो फैन अंधेरे में गायब हो गया। इस मौसम में ये दृश्य बेहद भयावह था। छाया तत्व, लिंगलिंग ने फुसफुसाते हुए कहा। यह तकनीक मो फैन को शिक्षक तांग युए ने सिखाई थी। इसकी मदद से मो फैन इमारतों द्वारा बनाई गई अलग अलग आकार की छायाओं के अनुसार ऊंची जगह से तेजी से नीचे उतर सकता था। बेशक उसने पहले निचली इमारतों से इस तकनीक का अभ्यास किया, वरना असफल होने पर वह खुद को मार डालता। छायादार कोई भी स्थान मो फैन के लिए यात्रा करने का माध्यम हो सकता है। वह पहले जमीन पर उतरा और उसी जादू के जरिए फिर से तेजी से घने जंगल में घुस गया। उसे अब भी याद था कि कुछ समय पहले एक जोड़ा गुप्त मुलाकात के लिए जंगल में आया था। ये जंगल काफी विशाल था और पेड़ों की वजह से रोशनी कम होने के कारण यह उस महिला के लिए अपराध करने के लिए सबसे उपयुक्त जगहों में से एक थी। ओह नहीं, अगर कोई आए नहीं। ओह। मो फैन के जंगल में प्रवेश करते ही युवती के कराहने की आवाज सुनाई दी। वह अभी भी छाया में था और तुरंत ही उसे बेहद असहज महसूस हुआ। धिक्कार है, सार्वजनिक स्थान पर ऐसा व्यवहार। यह सार्वजनिक स्थान है, क्या तुम्हें लगता है कि यह तुम्हारा निजी कमरा है? अगर कोई और समय होता तो वह चुपके से एक तरफ खड़े होकर इस दृश्य का आनंद लेता, लेकिन अभी उसके पास ऐसा करने का समय नहीं था।
फैन मो, सीधे प्रशासन के पास जाओ और उन सभी महिलाओं का विवरण मांगो जो इन 2 शर्तों को पूरा करती हो, 20 वर्ष या उससे कम आयु की हो और साथ ही एक जादूगरनी हो। लिंग लिंग की आवाज उसके ब्लूटूथ ईयरफोन में सुनाई दी। ठीक है, मो फैन ने तुरंत सहमति जताते हुए कहा, क्योंकि उसे भी यह एक अच्छा विचार लगा। वहां पहुंचते ही बिना समय और लार बर्बाद किए मो फैन ने तुरंत प्रशासक को अपना क्लियर स्काई हंटिंग ऑर्गेनाइजेशन का बैज दिखाया और प्रशासक को बताया कि वह एक मिशन पर है। ये बैज पुलिस बैज से भी बेहतर था, क्योंकि यह कई विशेषाधिकारों का प्रतीक था। आखिरकार शिकार संगठनों का अधिकार क्षेत्र पुलिस से कहीं अधिक था, जो केवल सामान्य अपराधियों का ही पीछा कर सकती थी। यहाँ लगभग 70 परिवार हैं जो आपकी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। हालांकि जादूगरों के केवल 6 परिवार ही थे। प्रशासक ने मो फैन को संदेह भरी निगाहों से देखते हुए कहा, फैन मो, इनमें से कौन सा हमारे निगरानी क्षेत्र के सबसे करीब है? लिंग लिंग ने पूछा। गोल्डन जेड पवेलियन, 18वीं मंजिल, कमरा नंबर 102। पल इंस्टीट्यूशन की 3 युवतियां यहाँ रहती हैं। वैसे वे अक्सर रात में शोर मचाती हैं और किसी ने उनके खिलाफ 1-2 बार शिकायत दर्ज कराई है। तो फिर ये वही लोग होंगे। उस महिला के बेडरूम से गोल्डन जेड पवेलियन की 18वीं मंजिल दिखाई देती है। मुझे लगता है कि उन तीनों युवतियों को काफी समय पहले निशाना बनाया गया था, लिंग लिंग ने कहा। मैं आ रहा हूं, मो फैन ने जवाब दिया। भगवान ही जानते थे कि इस महिला ने कितने लंबे समय तक और कितने बड़े पैमाने पर कुकर्म किए थे, और अगर इसे जल्द ही नहीं रोका गया तो खून खराबा होना तय था। मो फैन तेजी से अपने गंतव्य की ओर बढ़ा, लेकिन चूंकि 18वीं मंजिल तक सीधे जाने के लिए पर्याप्त छाया नहीं थी, इसलिए उसे लिफ्ट का इस्तेमाल करना पड़ा और कमरा नंबर 102 के दरवाजे पर दस्तक देनी पड़ी। दरवाजा झट से खुला और वही लड़की थी जिसके बाल करीने से संवारे हुए थे। उसने दरवाजा खोला। मो फैन को दरवाजे के ठीक सामने खड़ा देखकर उसके चेहरे पर तुरंत मुस्कान खिल उठी। सुंदर, क्या ऐसा हो सकता है कि आप नीचे उतरने के बाद हमारा पीछा करते हुए यहां तक आ गए हो? लड़की ने प्यारी सी मुस्कान के साथ पूछा। कौन है ये? वाह, शियाओ टोंग, तुम्हारा हैंडसम बॉयफ्रेंड तुमसे मिलने आया है। लाल होठों वाली लड़की, जिसने शायद ब्रा नहीं पहनी थी, बाहर देखने के लिए निकली और मो फैन को देखते ही वापस कमरे में चली गई। मो फैन, जो एक तरफ खड़ा था, ने फिर घर के अंदर देखा और जब उसे पता चला कि कुछ भी असामान्य नहीं है तो उसने भ्रमित भाव प्रदर्शित किए। क्या ऐसा हो सकता है कि वे गलत थे और उस महिला का निशाना वे नहीं थे? परेशानी के लिए क्षमा करें, अभी मुझे कुछ काम निपटाने हैं। मो फैन, जिसके पास अब किसी और काम को निपटाने का समय नहीं था, ने तुरंत माफी मांगते हुए कहा। जैसे ही मो फैन जाने ही वाला था, उसने तुरंत लाल होठों वाली लड़की की एक तेज चीख सुनी। बूम! किसी चीज से लड़की को जोरदार टक्कर लगी और वह एक बेडरूम से बाहर उड़कर जा गिरी और उसका शरीर लगभग गलियारे की दीवार में फंस गया। महिलाओं के स्वाभाविक रूप से कमजोर शरीर के कारण रेड लिप्स तुरंत बेहोश हो गई और उसके सिर के पिछले हिस्से से खून बहने लगा। नान, नीट बैंग्स ने हैरानी भरे भाव से कहा और रेड लिप्स की हालत देखने के लिए दौड़ पड़ी। रुको, तुम कौन से तत्व हो? मो फैन ने उसे रोकते हुए पूछा। प्रकाश तत्व, नीट बैंग्स ने भय से कांपते हुए उत्तर दिया। मेरे ठीक पीछे आओ, मो फैन ने कमरे में घुसते हुए आदेश दिया। उसने लड़की की स्थिति के बारे में जानकारी नहीं ली, क्योंकि वह जानता था कि एक जादूगरनी होने के नाते लड़की ऐसे हमले से बच जाएगी जो एक सामान्य व्यक्ति को मार डालेगा। जब उसने कमरे में झांका तो वह भयभीत हो गया, क्योंकि उसने देखा कि जिस लड़की ने उससे बातचीत शुरू की थी वह छत से लटकी हुई थी। उसकी कलाई किसी नुकीली चीज से कटी हुई थी और घावों से खून टपक रहा था। उसके ठीक नीचे एक राक्षसी आकृति थी, जिसका चेहरा किसी भी सामान्य इंसान के मुंह से कई गुना बड़ा था। उसकी बेहद लंबी जीभ हवा में लहरा रही थी, मानो उस मासूम लड़की के घावों से टपकते खून को चाटने के लिए तैयार हो। उस राक्षसी का चेहरा शल्कों से भरा हुआ था, फिर भी मो फैन पहचान गया कि यह वही चेहरा है जो आज सुबह उनसे मिलने आई थी। अब वह बिल्कुल बदल चुकी थी। एक उदास, मासूम और सुंदर चेहरे की जगह अब उसका चेहरा बदसूरत, क्रूर और लालची हो गया था। अगर मो फैन ने इसे खुद न देखा होता तो वह कभी विश्वास नहीं करता कि इस दुनिया में ऐसी चीजें भी मौजूद हैं। ये कैसा राक्षस है? कागज की तरह पीले चेहरे वाली, करीने से सजी बालों वाली लड़की चिल्लाए। हे भगवान, शैतान, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? ये जगह मेरी सुरक्षा में है, क्रोधित मो फैन ने सोचा। ये राक्षस अत्यंत क्रूर था। इसने छोटे बालों वाली लड़की को तुरंत नहीं मारा,
न ही एक ही बार में उसका सारा खून चूस लिया, बल्कि अपनी शिकार को ऊंचाई पर लटका दिया और उसे तब तक टपकने दिया जब तक उसकी मृत्यु नहीं हो गई। मो फैन उस छोटी बालों वाली लड़की के दर्द की कल्पना कर सकता था। वह अभी भी होश में थी और राक्षस के भोजन का आनंद लेते समय वह केवल पीड़ा और भयावहता को सहन कर सकती थी। ज्वलंत ड्रैगन, धत तेरे की, भागो मत। जैसे ही वह हमला करने वाला था, राक्षस तुरंत खिड़की से कूद गया। यह 18वीं मंजिल थी और अगर वे बिना किसी सावधानी के नीचे कूद जाते तो उनकी मौत निश्चित थी। वह खिड़की की ओर दौड़ा, लेकिन उसने देखा कि दानव के पंजे बेहद शक्तिशाली थे और सीधे दीवारों में घुसने में सक्षम थे। दो ऊंची इमारतों के बीच की दूरी बहुत कम थी। इस समय राक्षसी उन दोनों इमारतों के बीच टेढ़े मेढ़े रास्तों पर कूदती हुई भयभीत मो फैन को देख रही थी। हैरानी की बात यह थी कि इस पूरी प्रक्रिया के दौरान एक भी आवाज सुनाई नहीं दी। यह अनुमान लगाना आसान था कि राक्षसी ने इसका इस्तेमाल छोटे बालों वाले व्यक्ति के कमरे में प्रवेश करने के लिए किया होगा। जल्दी करो और इन्हें स्कूल के अस्पताल ले जाओ, मो फैन ने नीड बैंक से कहा। उसी समय उसने राक्षसी की नकल करते हुए एक बड़े रॉ पक्षी की तरह खिड़की से छलांग लगा दी। जब मो फैन 13वीं मंजिल पर गिरा तो उसका शरीर अचानक इमारत की छाया में समा गया। इसके अलावा 13वीं मंजिल की बालकनी पर खड़े होकर उसकी निगाहें उस राक्षसी पर टिकी थीं जो दूसरी इमारत पर कूद गई थी। ध तेरे की, ये जगह तो हद से ज्यादा रोशन है। मैं यहां से निकल नहीं पा रहा हूं, मो फैन ने गुस्से में कहा। परछाइयों से बचने के लिए परछाइयों को हटना आवश्यक था। दोनों इमारतों के बीच केवल हवा थी, वहां न अंधेरा था और न उजाला। बाहर अंधेरा होने पर भी बिना रोशनी के कोई परछाई नहीं बन सकती। इसलिए उसके लिए परछाई से बचने की शक्ति का उपयोग करके उस इमारत तक पहुंचना बिल्कुल असंभव था जिसमें राक्षसी थी। फैन मो, एक समस्या है, जल्दी वापस आओ। अचानक लिंगलिंग की आवाज में घबराहट झलकने लगी। यह क्या है? मो फैन ने पूछा। उसका पति भी बाल झड़ रहा है। लिंगलिंग की आवाज में कुछ डर झलक रहा था। अरे यार, दोनों को ही कोई न कोई समस्या है। बच्चा कैसा है? इसीलिए तो मैं तुमसे वापस आने के लिए कह रहा हूं। मो फैन को गहरा सदमा लगा। पति का मकसद ठीक वही बच्चा था। हे भगवान, पति ने अपने बच्चे की सुरक्षा के लिए हंटर्स को काम पर रखा था, फिर भी वह आधी रात को बच्चे पर हमला करता है। आखिर इस परिवार के साथ क्या हो रहा है? पहले बच्चे को बचाओ और फिर अपना मिशन पूरा करो। मुझे डर है कि यह काम काफी मुश्किल होने वाला है। मो फैन ने अब उस राक्षसी का पीछा करने की कोशिश नहीं की, बल्कि वह आग और लपटों के बीच से होते हुए परिवार की ओर दौड़ा। जैसे ही मो फैन प्रवेश द्वार पर पहुंचा, उसे अंदर से बच्चे के जोर जोर से रोने की आवाज सुनाई दी। कौन जाने बच्चा ऐसा क्या दृश्य देख रहा था कि वह इस तरह रो रहा था। अंदर से एक आदमी की आवाज सुनाई दी। रोना, बस रोना ही तुम्हें आता है। मुझे सबसे ज्यादा गुस्सा तुम्हारे रोने पर आता है। अब से मुझे तुम्हारी कान फाड़ देने वाली चीखें नहीं सुननी पड़ेंगी। उसकी आवाज सुनकर ऐसा लग रहा था जैसे उसके गले में कुछ भारी भारी फंसा हुआ हो। उससे निकलने वाली आवाज काफी अजीब थी, किसी इंसान की आवाज जैसी बिल्कुल नहीं। फैन मो, जल्दी करो, उसकी त्वचा अभी पूरी तरह नहीं उतरी है। एक बार त्वचा उतर गई तो बच्चा निश्चित रूप से मर जाएगा, लिंगलिंग ने जल्दबाजी में कहा। चिंता मत करो, मैं उस चीज को सफल नहीं होने दूंगा। परछाई से बचते हुए मो फैन दरवाजे के पास खड़ा था। उसका शरीर धीरे धीरे नीचे धंसता जा रहा था। ऐसा लग रहा था मानो वह गहरे पानी में गिर गया हो और एक काली परछाई में बदल गया हो। परछाई दरवाजे के बाहर से अंदर की ओर बढ़ने लगी। परछाई के प्रवेश करने के बाद मो फैन धीरे धीरे दरवाजे के नीचे के अंधेरे से बाहर निकला। इस समय वह घर के अंदर था। एक नजर में ही उसने देखा कि पति बड़े कमरे में था, जो मानो एक जागृत लाश जैसा लग रहा था। वह अपने ही कपड़े और शरीर को नोच रहा था। फटी हुई त्वचा और चिथड़े चिथड़े कपड़ों के बीच से अंदर की पपड़ियां दिखाई दे रही थीं। वे बेहद मोटी और घिनौनी थीं। उस आदमी की आधी त्वचा उतर चुकी थी। इस प्रक्रिया के दौरान उसकी हरकतें बहुत धीमी थीं। वह एक नवजात शिशु की तरह धीरे धीरे लड़खड़ा रहा था। अगर ऐसा नहीं होता तो बच्चा अब तक मर चुका होता। इस समय मो फैन ने इस प्रकार के राक्षस के पूरे रूपांतरण की प्रक्रिया देख ली थी। अगर कोई आम इंसान इसे देखता तो वह निश्चित रूप से डर से बेहोश हो जाता। सौभाग्य से मो फैन ने बहुत कुछ देखा था। भले ही ये दृश्य बेहद घिनौना था, लेकिन वह केवल दांत पीसकर उस राक्षस को बाहर निकाल सकता था। बिजली गिरना। मो फैन ने तुरंत अपना स्टार पाथ बनाया और उसकी हथेली पर तुरंत ही बिजली की कई लकीरें बन गईं। बिजली की ये लकीरें उस विशाल कमरे से गुजरती हुई उस राक्षस की ओर उड़ती हुई
तेजी से उसकी ओर बढ़ती गईं। त्वचा बदलते दानव की खाल में उच्च स्तर की प्रतिरोधक क्षमता प्रतीत होती थी। मो फैन के बिजली के प्रहार से उसकी खाल पर केवल कुछ काले निशान ही बने। वह उसे पूरी तरह से लकवाग्रस्त करने में असमर्थ रहा, जिससे मो फैन चकित रह गया। तुम तो बड़े ही दखलंदाज हो। त्वचा उतारते हुए दानव ने एक अजीब सी आवाज निकाली। उसने अपना सिर घुमाया, उसके चेहरे की बची हुई सारी त्वचा उतर चुकी थी और उसकी 3 आंखें दिखाई दे रही थीं जो मो फैन को बेरहमी से घूर रही थीं। उसने अपना हाथ उठाया और उसका वह कंधा, जो देखने में किसी इंसान के कंधे जैसा लगता था, अचानक फैल गया। वह पहले से 3 गुना मोटा हो गया और उसकी मांसपेशियां एकदम सख्त हो गईं। फैनमो, उस दानव के पास असाधारण शक्ति है, तुम्हें सावधान रहना चाहिए। लिंगलिंग की आवाज उसके कानों में गूंजी। मो फैन शांत भाव से पीछे हटने लगा। अचानक उस राक्षस की फैलती हुई भुजा मो फैन की ओर बढ़ने लगी। ये भुजा न केवल फैलने में सक्षम थी, बल्कि रबर की तरह खींचने में भी सक्षम थी। यह महज एक मुक्का कैसे हो सकता है? ये स्पष्ट रूप से लोहे की एक बड़ी गेंद का वार था। कमरे के अंदर का सारा फर्नीचर और सोफे उसके लोहे जैसे मुक्के से चकनाचूर हो गए थे। सौभाग्य से मो फैन ने इसके लिए पहले से तैयारी कर रखी थी। लोहे के गोले के आकार के मुक्के के वार से गुजरते ही उसका शरीर एक परछाई में बदल गया और फिर वह कोने में मौजूद छाया की ओर खिसक गया। इस हमले से बचने के बाद मो फैन आगे बढ़ता रहा। वह तभी सामने आया जब वह छाया रहित स्थान पर पहुंच गया। उस प्राणी की शक्ति असीमित थी। मो फैन की हिम्मत नहीं हुई कि वह उसके पास जाए। मो फैन ने उस मौके का फायदा उठाते हुए भागने की कोशिश की जब राक्षस ने अपना हाथ पीछे खींच लिया। वह राक्षस के पीछे भागा और रोते हुए लड़के को पकड़ लिया। इससे पहले मो फैन ने मध्यम स्तर की जादुई शक्ति का प्रयोग करने की हिम्मत नहीं की थी, क्योंकि उसे बच्चे को चोट पहुंचाने का डर था। कमीशन से मिलने वाले पैसे का लालच नहीं था, बल्कि इसलिए था क्योंकि वह एक मासूम बच्चे को इस तरह अपनी जान गंवाते हुए नहीं देख सकता था। अरे राक्षस, आज मैं तुम्हारा बाप मो फैन स्वर्ग का प्रतिनिधित्व करूंगा। मो फैन ने झटपट तारापथ खींचे। तारापथ आपस में मिलकर तारा एटलस की और भी अधिक शक्तिशाली शक्ति का निर्माण करते हैं। फैनमो, सावधान रहो, राक्षसी तुम्हारे पीछे है। लिंगलिंग अचानक चिल्लाए। मो फैन ने अपना सिर घुमाया और कमरे की खिड़की के बाहर एक बेहद बदसूरत राक्षस को देखा। राक्षस की जीभ बाहर निकली हुई थी और उसकी आंखें मो फैन और उसके हाथ में पकड़े बच्चे पर टिकी हुई थीं। ध तेरे की पति पत्नी हाथ मिला रहे हैं, मो फैन ने गुस्से में कहा। स्वाभाविक रूप से मो फैन अब स्टार एटलस को नहीं बना सकता था, अन्यथा खिड़की पर मौजूद राक्षसी उसका गला काट देती। जल्दी भागो, तुम 2 का सामना नहीं कर पाओगे, लिंगलिंग चिल्लाए। मेरी चिंता मत करो, मो फैन ने जवाब दिया। मो फैन ने ठंडी आवाज में हम्फ किया। इस समय वह एक ऐसी जगह पर खड़ा था जहां कोई छाया नहीं थी। ऐसा कहा जा सकता है कि छत पर लगी लालटेन ने मो फैन की गतिविधियों को सीमित कर दिया था। सौभाग्य से उसे कुछ दिन पहले दीन शियाओ से जादुई जूते मिल गए थे। अब वह इस जादुई उपकरण का अच्छा उपयोग कर सकता था। ब्लड बीस्ट बूट्स, मो फैन ने मन ही मन कहा। स्टार एटलस से उम्मीद छोड़ने के बाद उसने तुरंत उस जादुई उपकरण को सक्रिय किया जिससे वह आध्यात्मिक रूप से जुड़ा हुआ था। उसके पैर पर एक लालिमा चमक उठी। ये फैली नहीं, बल्कि धीरे धीरे संघनित होकर चमड़े के जूतों की एक जोड़ी का रूप लेने लगी। मो फैन की पिंडलियों तक आधे रास्ते तक पहुंचने वाले बूट ऐसे लग रहे थे मानो वे कवच हों जो अचानक कहीं से प्रकट हो गए हों। ब्लड बीस्ट बूट्स को एक्टिवेट करते ही मो फैन को अपने पैरों में एक अजीब सी शक्ति का संचार महसूस हुआ। उसे ऐसा लगा मानो वह एक ही झटके में पूरी जमीन को ध्वस्त कर सकता है। स्क्रीन पर मो फैन को अपना जादुई उपकरण सक्रिय करते देख लिंगलिंग ने तुरंत राहत की सांस ली। लापरवाही से मत लड़ो, नहीं तो बच्चे को चोट लग जाएगी। मो फैन भी इस तर्क को समझ गया। जब राक्षसी उसकी ओर दौड़ी तो मो फैन ने अपने पैरों से जमीन पर जोर से पटका और छत पर कूद गया। एक हाथ से उसने झूमर को पकड़ लिया, दूसरे हाथ में उसने बच्चे को थाम रखा था। मो फैन ने छलांग की ताकत का इस्तेमाल करते हुए रसोई में छलांग लगाई। दोनों राक्षसों ने इस मामले को यहीं नहीं छोड़ा, वे तुरंत क्रोधित होकर पीछा करने लगे। मो फैन का उनके साथ रुककर लड़ने का मन नहीं था। उसने ब्लड बीस्ट बूट्स का इस्तेमाल करते हुए तेजी से रसोई के आखिरी छोर तक कपड़े धोने के कमरे की ओर दौड़ लगाए। एक लात मारकर उसने खिड़की तोड़ दी। मो फैन ने ज्यादा परवाह नहीं की और बच्चे का पैर पकड़कर नीचे कूद गया। वह 6ठी मंजिल पर कूदना चाहता था जहां रोशनी नहीं थी, ताकि वह परछाई का फायदा उठा सके। हो,
उसका शरीर एकदम सीधा नीचे गिर रहा था। एक तरफ एक बच्चा था जो फ्री बंजी जंप पर बैठा रो रहा था, जबकि दूसरी तरफ हवा का तेज झोंका था। मो फैन ने ऊपर की ओर देखा और पाया कि दोनों राक्षस गुस्से से अपने सिर फैलाए हुए थे, अत्यंत क्रूर लग रहे थे। गिरते हुए मो फैन ने अपना हाथ बढ़ाया और गिरते हुए धीरे धीरे उन दोनों राक्षसों की ओर अपनी मध्यमा उंगली उठाए। माँ, मैं अपने कमरे में पढ़ने जा रहा हूँ। ठीक है, सुनिश्चित करें कि आप लाइट चालू कर ले ताकि आपकी आंखों को नुकसान न पहुंचे। मो फैन को छठी मंजिल से हल्की हल्की आवाज सुनाई दी। जब उसने नीचे देखने के लिए अपना सिर घुमाया तो अंदर से भयानक गालियों की आवाज आई। पहले अंधेरी रहने वाली छठी मंजिल की बालकनी में अचानक रोशनी फैल गई और पूरी जगह जगमगा उठी। रोशनी इतनी तेज थी कि उसने पूरी बालकनी को रोशन कर दिया, जिससे आसपास कोई परछाई नहीं बची। मो फैन ने ये सोचकर उनका पीछा करते हुए 10वीं मंजिल तक गया कि नीचे का हिस्सा पूरी तरह अंधेरा होगा, लेकिन वास्तविकता वैसी नहीं थी। कल्पना कीजिए कि उस समय उसे कैसा महसूस हुआ होगा। अरे बच्चे, तुम क्या पढ़ रहे हो? तुम्हारे कारण मेरे पापा की जान चली जाएगी। दुर्भाग्य अकेले नहीं आता। मो फैन को एहसास हुआ कि वे दोनों राक्षस उसे और बच्चे को जाने नहीं देंगे। वे खिड़की से कूद गए और ऊंचाई से मो फैन पर हमला कर दिया। उनके विशाल मुंह और लंबी जीभें। मो फैन को एहसास हुआ कि उनके भयानक चेहरे उसके और करीब आते जा रहे हैं। जिस दर से वे गिर रहे थे वो उनकी अपनी दर से कहीं अधिक तेज थी। मो फैन ने ठंडी मुस्कान के साथ उन दोनों के नीचे कूदने का इंतजार किया। उस तल के अंदर मो फैन लापरवाही से मध्यवर्ती जादू का प्रयोग नहीं करना चाहता था। अग्नि मुट्ठी की शक्ति पूरे तल को जलाकर राख करने और अन्य तलों तक भी फैलने में सक्षम थी। हालांकि अभी उसके लिए चाल चलने का बिल्कुल सही मौका था। अग्नि मुट्ठी स्टार पाथ पहले ही पूरे हो चुके थे। जैसे ही उसने दोनों राक्षसों को नीचे गिरते देखा, मो फैन ने तुरंत स्टार पाथ को पार कर एक पूर्ण फायर स्टार एटलस का निर्माण कर दिया। इस बार स्टार एटलस मो फैन की पीठ पर प्रकट हुआ क्योंकि वह ऊंचाई से गिर रहा था। उसने उसका दाहिना हाथ कसकर पकड़ लिया और उसके शरीर के चारों ओर की लाल लपटें तुरंत मो फैन की बाईं कलाई पर एकत्रित हो गईं और एक भयंकर जलते हुए कंगन में बदल गईं। गुलाबी ज्वाला। आग का नवोदित सौंदर्य अद्भुत था, मानो लाल रंग के हजारों रंग बिखरे हों। दूर से देखने पर ऐसा लग रहा था मानो असंख्य गुलाब भव्यता से खिल रहे हों। गुलाबी ज्वालाएं, अग्नि मुट्ठी, विस्फोटक आकाश। मो फैन की मुट्ठी आग की तरह जल रही थी। उसने अपने पूरे शरीर की ताकत का इस्तेमाल करते हुए घोर अंधेरे आकाश की ओर मुट्ठी मारी। वाह! मुट्ठी के आकार की एक भयंकर ज्वाला उभरी। आसमान की ओर बढ़ते हुए उस प्रचंड गुलाबी ज्वाला ने पूरी इमारत को लाल रंग से रंग दिया। जैसे ही मुके ने उन पर हमला किया, दोनों राक्षसों को यह उम्मीद नहीं थी कि मो फैन गिरते हुए वास्तव में अग्नि जादू को पूरा कर लेगा। दोनों जीव एक विशालकाय मुट्ठी को अपनी ओर बढ़ते हुए देख सकते थे। जैसे ही ताप की लहर उन पर पड़ी, उनके शरीर पर मौजूद शल्क पूरी तरह जलकर राख हो गए। वाह! राक्षसी उस राक्षस से अधिक चतुर प्रतीत हुई। उसने अचानक दूसरे राक्षस को पकड़ लिया। राक्षस पहले तो बहुत असमंजस में था। चूंकि दोनों ही आग की लपटों में गिरने वाले थे तो एक दूसरे को पकड़ने का क्या फायदा था। अचानक ही राक्षसी ने दूसरे राक्षस की पीठ पर पैर पटक दिया। गिरते गिरते वह दूसरे भवन की बालकनी पर कूद गया। तेज गड़गड़ाहट से पूरा वातावरण गूंज उठा। ज्वाला की मुट्ठी की शक्ति से उत्पन्न मनमोहक रंग चौंका देने वाले थे। राक्षस को ज्वालाओं में घेरने के बाद उसकी सारी खाल जलकर राख हो गई। उसके शरीर की फैलती हुई मांसपेशियां इस प्रचंड ऊर्जा को सहन नहीं कर पाईं। राक्षस पहले गिर रहा था, लेकिन मुके ने उसे इतनी जोर से उछाल दिया कि वह इमारत से भी ज्यादा ऊंचाई पर जा गिरा। दूर से देखने पर ऐसा लग रहा था मानो कोई जलता हुआ पटाखा गलती से छत पर गिर गया हो। कितनी धूर्त कुतिया है। मो फैन ने दूसरी इमारत की बालकनी पर लेटी राक्षसी को देखा और ठंडे स्वर में हम्फ किए बिना नहीं रह सका। इमारत के ऊपर द फायरी फिस्ट में भयानक लपटें उठ उठीं, जिससे पूरा इलाका रोशन हो गया और ऐसा लग रहा था जैसे दिन का उजाला हो। प्रकाश के इतने तेज स्रोत के कारण कुछ इमारतों के नीचे कई सुविधाजनक छायाएं बन गईं। इस इमारत की छाया की मदद से मो फैन ने छाया से बचने की तकनीक का इस्तेमाल किया और लगभग तीसरी मंजिल तक पहुंच गया। उसका शरीर परछाई में समा गया और धीरे धीरे नीचे मैदान में जमीन पर गिर पड़ा। मो फैन ने अपने साथ ले जा रहे बच्चे को जमीन पर उतारा और एक गहरी सांस ली। ध तेरे की शुक्र है मैं बहुत हाजिरजवाब हूँ, वरना उस बदमाश बच्चे की वजह से मेरी जान ही निकल जाती जिसने खाना खाने के बाद लाइट जला दी थी। फैन मो, क्या तुम ठीक हो? लिंगलिंग की आवाज ब्लूटूथ ईयरपीस से सुनाई दी।
मो फैन ने उस बच्चे की ओर देखा जिसकी आंखें ऊपर की ओर घूम गई थीं, और उसने अजीब तरह से जवाब दिया, मैं ठीक हूं, बच्चा। ओह, वह बेहोश हो गया है। तुमने उस राक्षस को सीधे मेरे स्थान पर पहुंचा दिया, लिंगलिंग ने कुछ असंतोष के साथ कहा। यह मेरे बस से बाहर है। हालांकि मेरे अग्नि मुट्ठी की शक्ति तुम्हारे सामान्य मध्यम स्तर के मंत्र से कम दोगुनी है। उस दानव ने मेरी आकाश भेदी अग्नि मुट्ठी की पूरी शक्ति को ग्रहण कर लिया। भले ही वह मरा न हो, लेकिन कम से कम अपंग तो हो ही गया है, मो फैन ने उससे कहा। मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम इतने प्रभावशाली होगे, लिंगलिंग ने उसकी प्रशंसा की। छत पर खड़ी लिंगलिंग मो फैन से बात करते हुए पूरी तरह से जलकर काले हो चुके राक्षस के शव को देख रही थी। जब लिंगलिंग के दादाजी ने मो फैन के बारे में कहा था कि उसमें कुछ खास क्षमताएं हैं, तो उसे लगा था कि वह उसे धोखा दे रहे हैं। उसे लगा कि ऐसा इसलिए है क्योंकि वह उसे किसी खतरे में नहीं डालना चाहते थे, इसलिए उन्होंने जानबूझकर एक साधारण से व्यक्ति को उसके साथ शंघाई में छोटे मोटे काम करने के लिए भेजा था। उसे इस बात की उम्मीद नहीं थी कि इस आदमी की क्षमता वाकई असाधारण होगी, और उसे इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उसके पास वास्तव में स्पिरिट ग्रेड फायर सीड है। उनकी उम्र के किसी व्यक्ति में इस तरह की ताकत होना काफी दुर्लभ था। इसके अलावा लिंगलिंग को स्पष्ट रूप से याद था कि फैनमो के पास भी बिजली का तत्व था। एक मध्यम स्तर के जादूगर के लिए 3 अलग अलग तत्वों की जादुई शक्तियों का उपयोग करना, यह एक अभूतपूर्व बात थी। क्या हुआ? मो फैन छत पर वापस लौटा और काले शव की स्थिति के बारे में पूछताछ की। खुद ही देख लो। हालांकि लिंगलिंग बहुत बुरी नहीं थी, फिर भी उसका साहस उसकी उम्र के अनुपात से कहीं अधिक था। जले हुए शव को देखकर भी उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। जैसे ही मो फैन शव की ओर बढ़ा, उसे कुछ संदेह होने लगा। उसी क्षण काले शव की त्वचा अचानक फट गई। पहले उसकी पीठ फटी और फिर धीरे धीरे सिर और पैरों तक फटती चली गई। ये देखने में ऐसा लग रहा था जैसे कोई भुना हुआ आलू अपनी त्वचा को फाड़ रहा हो। मो फैन घबरा गया। उसे आश्चर्य हुआ कि क्या ये राक्षस अपनी खाल उतारकर दोबारा हमला कर सकता है। हालांकि जब मो फैन को यह एहसास हुआ कि जली हुई त्वचा के छिलने के बाद एक जीवित व्यक्ति की त्वचा बाहर निकली है, तो वह और भी अधिक रहस्यमय महसूस करने लगा। काली त्वचा तेजी से उतरने लगी। अंदर एक नग्न पुरुष था, जिसके पूरे शरीर पर अजीबोगरीब तरल पदार्थ लगे थे, और वह नवजात शिशु की तरह बाहर रेंग रहा था। वह ऐसे व्यवहार कर रहा था मानो उसने बहुत देर से सांस ही न ली हो। राक्षस की दुर्गंधयुक्त खाल के अवशेषों से रेंगकर बाहर निकलने के बाद उसने कई गहरी सांसें लीं। ये बेहद दर्दनाक लग रहा था। ये सब देखकर मो फैन दंग रह गया। वहां से रेंगकर बाहर निकला वह व्यक्ति स्पष्ट रूप से पति था। हे भगवान, आखिर चल क्या रहा है? पहली बार अपनी त्वचा बदलने के बाद वह एक भयानक दानव में बदल गया था। दानव की मृत्यु के बाद उसने एक बार फिर अपनी त्वचा बदली और मानव रूप में लौट आया। क्या ये व्यक्ति दानव था या इंसान? मदद करो, मेरी मदद करो। वह आदमी छत पर रेंगता हुआ ऐसा लग रहा था मानो वह असहनीय पीड़ा झेल रहा हो। लिंगलिंग वहीं बिना हिले डुले खड़ी रही। मो फैन कुछ पल के लिए असमंजस में पड़ गया कि क्या करे। आखिरकार लिंगलिंग ने बोलना शुरू किया, एम्बुलेंस बुलाओ। वह भी एक इंसान है, उसे मरने मत दो। बच्चे, क्या तुम निश्चित हो? लिंगलिंग ने दांत भींचते हुए दृढ़ता से कहा, वह हमारा ग्राहक है। अगर उसकी मौत हो जाती है तो हम अपने 200,000 RMB के बारे में भूल ही जाए। मो फैन उस लड़की से पूरी तरह से तंग आ चुका था। अगर उसका रूप रंग और शारीरिक बनावट किसी छोटी बच्ची जैसी न होती, तो मो फैन को शक होता कि वह असल में एक परिपक्व, निर्मम महिला है। ठीक है, ओल्ड बाओ ने जो कहा वो सही था। लिंगलिंग का दिल वाकई बाकी लोगों जैसा नहीं है।